open-eyed yoga for successful interpersonal dealings. मैं सर्वप्रथम Mr. Jetley and Rana ji and all other dignitaries, I want to offer my thanks to you for offering us this opportunity. You all have heard about yoga which people do with closed eyes. आंख बंद करके योग करते हैं सब लोग, लेकिन आज हम कुछ नया चीज सीखने जा रहे हैं जो ओपन आइड योगा। तो इसका मतलब क्या है? योग का मतलब है सिर्फ प्राणायाम करना, ध्यान करना ही योग नहीं है। सुबह से शाम तक हम अलग अलग लोगों के साथ जो हम डीलिंग करते हैं उसमें भी कैसे योग काम में आ सकता है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। खास करके इधर जैसे आप देख रहे हैं शीर्षक में सक्सेसफुल इंटरपर्सनल डीलिंग्स। इस दुनिया में कोई भी अकेले जंगल में नहीं रह सकता। Radheshyam Das is IIT Mumbai topper and founding director of the Boys Youth Club of Indian Universities. He is also the president of ISKCON since 1997 with a community of more than 6,000 members. He has presented seminars across many universities in US, namely MIT Boston, Stanford, Caltech, UC Berkeley, UCLA and others. Corporate seminar presented at Microsoft, Amazon, Bank of America, Infosys, Cognizant, Persistent, etc. We had the opportunity to have 2 seminars in flesh and retreat at ISKCON Pune. So now I would like to invite His Grace Radheshyam Das ji to enlighten you with his knowledge and teachings on the Bhagavad Gita and all other aspects. Please. Thank you. तो ये विषय आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इंटरपर्सनल डीलिंग हम लोगों के साथ, जिनके साथ हम हर दिन देखते हैं कंपनी में काम करते हैं, उनके साथ हमारी टीम में काम करते हैं। आपसे कनिष्ठ हो, कोई आपके समवयस्क हो, कोई आपसे वरिष्ठ हो, सबके साथ हमें डीलिंग करना होता है। तो हम जितने अच्छे तरीके से हम डीलिंग कर सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकता है, उतना अच्छा काम भी हो सकता है। आप देखेंगे मैनेजमेंट फील्ड में रिलेशनशिप शब्द अलग मीनिंग से इस्तेमाल किया जाता है। जनरली इन कंपनी रिलेशनशिप मीन्स हाउ इफेक्टिव यू कैन गेट द वर्क डन, कैसे आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं काम पूरा करने के लिए। अभी घर में हमारे फ्रेंड्स के बीच में रिलेशनशिप का और दूसरा मीनिंग होता है, देयर यू सीक अफेक्शन, इमोशन इत्यादि। लेकिन कंपनी में भी एक फैमिली कल्चर हो सकता है, जैसे आपके टीम में कैसे हम दूसरों के साथ पेश आते हैं, उसके संबंध में आज हम कुछ खास तत्वों को सीखेंगे, शास्त्रों से भी सीखेंगे और प्रैक्टिकल जीवन में कैसे लागू होता है वो भी सीखेंगे हम। जैसे इधर बताया गया है, सारे दुनिया में जब रिसर्च किया गया, लोग नंबर 1 क्या अपेक्षा करते हैं, तो हम सोचेंगे शायद पैसा की अपेक्षा करेंगे, प्रमोशन चाहिए, इंसेंटिव चाहिए ऐसे। लेकिन लोगों की अपेक्षा होता है कि दे वांट टू फील वांटेड, जैसे लिखा, दे वांट टू हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड बीइंग वांटेड। मैं जो कर रहा हूँ, मेरे काम कुछ किसी के लिए काम में आ रहा है, और आई एम यूजफुल, आई एम नॉट यूजलेस, आई एम वांटेड, आई एम रिस्पेक्टेड, आई एम रिकॉग्नाइज्ड। ये नंबर 1 मार्क मिला है इस आइटम को। उसके बाद बाकी आता है पैसा इत्यादि वगैरह, क्योंकि हर एक के अंदर अपेक्षा होता है कि आई एम ऑल्सो यूजफुल एलिमेंट इन दिस वर्ल्ड, आई एम नॉट गुड फॉर नथिंग। तो इसलिए जब आप में से अनेक लीडर्स 30+ हैं, मैंने सुना कि 30 to 50 एज ग्रुप में हैं आप, शायद आप अनेक लोगों के साथ आप डीलिंग करेंगे जिनके द्वारा आप फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के लिए काम करवाते हैं। तो हम ऐसे लोगों के साथ पेश आते समय किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो 3 योगा के बारे में आज बताऊंगा। योगा ऑफ इंटरेक्शन, कोलैबोरेशन एंड
नॉन इंटरफेरेंस। तो सर्वप्रथम योगा ऑफ इंटरेक्शन का मतलब है, इस दुनिया में हम सब लोग इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ। किसी भी कार्य करना हो तो जनता के साथ इंटरेक्ट किए बिना काम होता नहीं इस दुनिया में, और वो भी समाज के बीच में रहते समय। और कंपनी में यू वर्क फॉर सेवरल इयर्स डीलिंग विद मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। तो दो सिंपल सरल फार्मूला इधर बताया गया है। फर्स्ट वन, पहला फार्मूला क्या है, हम सेल्फिशनेस, जो स्वार्थ भावना को त्याग कर निस्वार्थ भावना से हम पेश आए। जैसे आप देखेंगे परिवार में भी माता पिता बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चे माता पिता के बारे में सोचना चाहिए। पति पत्नी के बारे में सोचता है, पत्नी पति के बारे में सोचना चाहिए। इसी तरह है, अगर लीडर्स उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके बारे में वो उनकी अपेक्षाएं क्या है, व्हाट आर द नाइस, वी कॉल इट NIC, नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न्स, एक्सपेक्टेशंस। नीड्स का मतलब है उनके बेसिक नीड क्या है, इंटरेस्ट का मतलब है दैट इज एडिशनल फ्रिल, एंड कंसर्न्स का मतलब है उनके भय क्या है, और एक्सपेक्टेशन का मतलब है उनके अंदर भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं लीडर से। इसके बारे में थोड़ा शांति से बैठकर लिखना चाहिए हमको। क्या तो उसके अनुसार अगर हम करेंगे, जैसे मैं पूना मंदिर में अध्यक्ष हूँ, मैं पिछले लगभग 30 साल से इधर ही रहता हूँ, पूना में रहता हूँ। तो हमारे मंदिर में लगभग 6000 कम्युनिटी मेंबर्स हैं, और मेरे जैसे लगभग 200 मॉन्क्स हैं, मॉन्क्स ब्रह्मचारी। और इनमें से किसी को भी वेतन नहीं दिया जाता है जो सेवा किया जाता है। तो हम वेतन को, ज़्यादा वेतन को दिखाकर उनसे काम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि इट इज़ ऑल वॉलंटरी सर्विस कॉल्ड एज सेवा, वी कॉल इट। तो उस समय मैंने इन विषयों के बारे में पढ़ा कि अगर किसी को मोटिवेट करके कुछ काम करवाना हो, व्हाट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू। तो उस समय मैंने पढ़ा कि वी कैन बी अ लेजिटिमेट लीडर और इंस्पायरिंग लीडर। इंस्पिरेशन का मतलब जैसे इधर मैं थोड़ा चीनी डालूंगा तो सब चींटे आ जाएंगे इस कमरे में, इसके बदले अगर मैं मशीन गन लेकर शूटिंग करूंगा तो सब भाग जाएंगे, सबको बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। इसलिए कैसे लोगों को इंस्पिरेशन दिया जाए, कैसे मोटिवेशन दिया जाए, वो ही हमारे आज मूलभूत विषय है आज की चर्चा में। सर्वप्रथम हमने बोला कि इस दुनिया में हम लोग माता पिता को क्यों प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भावना के साथ हमारे लिए कुछ किया है, इसलिए उनका स्मरण करते हैं हम। वो उनका वृद्ध होने के बाद हम सोचते हैं कि मुझे भी कुछ करना चाहिए इन रिटर्न। तो इस तरह हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरे डिपार्टमेंट में, हमारे कंपनी में हम कैसे, हमारे अंडर में लोग जो हैं उनके बारे में सोचें। जैसे फर्स्ट वन, नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। सेकंड वन इज लोगों को जज न करे। जज का मतलब है कुछ असम्पशन ना करे। किसी भी परिस्थिति में भगवान ने हमको 2 कान दिया है, 1 मुंह दिया है, मतलब हमें सुनना भी चाहिए, सुने बिना कुछ जजमेंट ना निकाले। तो ये अनेक बार कारण बनता है समस्याओं का। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कुछ चीज। अभी अनेक लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, फोकस ऑन पीपल और प्रोजेक्ट्स। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गूस हो, गूस जानते हैं, गूस मीन्स जैसे कोई स्वान हो, गूस। तो वो सोने का अंडा देता है, रोज एक देता है। तो इंसान क्या करेगा, सोचेगा कि अंडा तो देता रहता है, इसको खिलाना भी पड़ता है, पीछे अंडे देता है, तो इसलिए इसको आधा काट दो, सामने खिलाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ अंडा देता रहेगा। वो होने वाला नहीं है, सिर्फ हम अंडे के ऊपर ध्यान देंगे। तो अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं ये इतना अच्छा गूस है, हमको देता रहता है अंडा, इसलिए इसको खिलाना चाहिए, खिलाने के ऊपर ही ध्यान देता रहेगा कोई, तो अंडा इधर उधर गिर जाएगा, उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा। सो द गूस इज द एम्प्लॉई, और अंडा जो है वो जो आउटपुट दे रहे हैं वो वर्क, और उसको फीडिंग जो कर रहे हैं आप, उनकी मांगों को, जरूरतों को पूर्ति करना। तो फोकसिंग ऑन पीपल मीन्स एम्प्लॉइयों की मांगों को, उनके नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन को पूर्ति करना, वो उनको गूस को भोजन देने के बराबर है। और वो जो आउटपुट देते हैं वो अंडा है। तो इसमें से दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है, पीपल आर इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट? एनीबडी? कितने लोग बोलते हैं पीपल? हाथ ऊपर कीजिए। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू से प्रोजेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट? देयर इज वन, ओनली वन। ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू से बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट? हाँ, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट एक्चुअली। क्योंकि हम पीपल के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं ताकि
वो अच्छे प्रोजेक्ट अच्छे आउटपुट भी दे वो. वी हैव टू एक्चुअली फोकस ऑन पीपल अनडाउटेडली. जैसे आपके पास घोड़ा है, आपके पास गाड़ी है, दोनों चाहिए आपको, लेकिन घोड़ा जो है जनता है और गाड़ी जो है मैनेजमेंट है. वी शुड पुट पीपल बिफोर मैनेजमेंट. अगर लोगों को अच्छा एक भावना आ गया इस कंपनी के बारे में तो जान देकर कसरत करने वाले लोग हैं जरूर. पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट और द कार्ट बिफोर द हॉर्स. Which one you should put in the front? Horse. So put the people before the project and take care of them. Needs, interest, concern, expectation जैसे मैंने बताया. अगर हम करेंगे तो उसके बाद हम अपेक्षा कर सकते हैं कि ये थोड़ा आउटपुट देंगे. उदाहरण के लिए एक छोटे पौधे लीजिए. पौधे को हम पहले पानी सिंचन करते हैं, उसको कुंपन करते हैं, सूर्य की रोशनी ताप मिलता है उसको. तो शुरुआत में अगर कोई बकरा खाने के लिए आता है तो हम बोलेंगे नहीं, बोलेंगे अभी मत खाओ. कोई लकड़ी काटने के लिए आता है तो बोलेंगे नहीं खाओ. पहले उसको ऊपर इन्वेस्ट करना होता है. इन्वेस्ट करते जाओ थोड़ा बड़े होने के बाद वो पेड़ आम देगा, वो डाली देगा, पत्ते देगा, फूल देगा, सब कुछ देगा वो. सो इफ यू इन्वेस्ट इन पीपल दे विल डू ग्रेट थिंग्स फॉर अस. वही पॉइंट है इधर. तो पहला आदमी पीपल के ऊपर फोकस कर रहा है, दूसरा आदमी प्रोजेक्ट के ऊपर. देखिए, तो इधर रामायण से बताया गया है. हम देखेंगे राज पदवी एक चीज है, दूसरा है भाई भाई के बीच में संबंध है. तो प्रभु रामचंद्र और भरत किसके ऊपर जोर दिया? भाई भाई के संबंध के ऊपर जोर दिया, राज्य पदवी के ऊपर जोर दिया. बस संबंध करेक्ट है. प्रभु रामचंद्र बोल रहे थे कि भरत को तुम शासन करो, भरत उनको बोल रहा था जंगल में आकर आप शासन कीजिए. दोनों के अंदर लालसा नहीं थी, एक दूसरे की भलाई के बारे में सोच रहे थे वो. So here is example of focusing on people, not just on post or position. तो पहले जो बोला पीपल एंड प्रोजेक्ट बोला, अभी दूसरा ऑफरिंग करेक्शन. ये संबंध जो होता है हम जिनके साथ हम काम करते हैं तो करेक्शन तो करना ही पड़ता है कभी ना कभी. हर एक इंसान से गलती होता है ये, लेकिन आर यू द राइट पर्सन टू ऑफर द करेक्शन? जैसे मैं अध्यक्ष हूँ पूना का, हमारे मंदिर में लगभग 70 डिपार्टमेंट्स हैं, सबके हचोड़ी हैं. हचोड़ी के ऊपर काउंसिल ऑफ मैनेजर्स हैं. तो मैं काउंसिल ऑफ मैनेजर्स के ऊपर टेम्पल मैनेजमेंट काउंसिल है. तो मैं डीलिंग करता हूँ टेम्पल मैनेजमेंट काउंसिल से और वो लोग डीलिंग करते हैं काउंसिल ऑफ मैनेजर्स से. उसके बाद अनेक हचोड़ी होते हैं ऐसे. तो मैं सीधा ऊपर के पोजीशन से नीचे आकर किसी को करेक्शन नहीं करना चाहिए. तो अगर मैं देखता हूँ कि कोई गलत कर रहा है तो मैं उसको नोट कर लूँगा माइंड में, जाकर उसके हचोड़ी को बोल दूंगा देखो ऐसा कर रहा है, उसको सुधारो ऐसे. अगर मैं ऊपर से नीचे डाउन टू अर्थ आकर इसको करेक्ट करूंगा तो वो डर जाएगा व्यक्ति. सो वी शुड नो आर यू द राइट पर्सन टू करेक्ट. कभी कभी हम थोड़ा रैंक्स क्रॉस करके करेक्ट करते हैं, वो सही नहीं है वो. और इसी तरह कभी कभी किसी को करेक्शन देना हो, किस व्यक्ति से देने से उसको गंभीरता से लेगा वो भी देखना चाहिए. हु इज द पर्सन हु यू करेक्ट्स, देन उसको अगर हम बोलेंगे तो सुनेगा नहीं, कभी कभी दूसरे बोले तो सुनेगा वो. देखना चाहिए आर यू द राइट पर्सन. और क्योंकि हर एक के ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी है, करेक्ट है ना. सो थ्रू दैट पर्सन वी शुड करेक्ट. दूसरा है डू यू हैव द राइट मोटिव. कभी कभी हम किसी में दोष देखते हैं, थोड़ा नाराज होकर ऐसे उसको डांटते हैं, उसको बिलिटल करते हैं. बिलिटल मीन्स मेक देम फील शैटर्ड और ब्रोकन डाउन. तो इसलिए बताया गया कि मोटिवेशन सही होना चाहिए, उसको निंदा करने के मोटिव से नहीं करना चाहिए. मोटिवेशन होना चाहिए कि इसको सही ढंग से करो. दो तरीके के लोग होते हैं मैनेजर. एक मैनेजर है वो दिखा देगा देखो ये गलत है, ये गलत है, ये गलती दिखाएगा. दूसरा है ये गलती है इसको सुधार के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा वो भी बता देगा वो. ही विल टेल द मिस्टेक बट ही विल आल्सो टेल द सॉल्यूशन. और बोलेगा कि ये सॉल्यूशन तुम अडॉप्ट करो, अगली बार ये गलती नहीं होगा, चिंता मत करो, सबसे गलती होता है. तो हम उससे सीखना चाहिए हमको. ऐसे बोलने वाले मैनेजर थोड़े बेटर मैनेजर है, करेक्ट ना. तीसरा है डू यू नो द राइट वे, हाउ टू करेक्ट. पिक्चर में देखिए दिखाया गया गलत वे दिखाया गया उधर पिक्चर में है, ऐसा नहीं करेक्ट करना चाहिए. तो अगर हम कभी कभी वी आर इंटेलेक्चुअली राइट इमोशनली रॉन्ग. जैसे एक मार्टिन लूथर किंग ने एक स्टेटमेंट बताया, वी आर इकोनॉमिक जायंट्स
बट इमोशनल इन्फेंट्स, ऐसे बोला उन्होंने। हम पैसे बनाने में बहुत बड़े हैं, कुछ देश होते हैं, लेकिन इमोशनली वो जानते नहीं कि एक व्यक्ति को हर्ट कैसे होता है, कैसे दुखित होता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम एक टीम में काम करते हैं, हम अगर 4-5 लोग टीम में हैं, किसी को कुछ बुरा भला हमने बोल दिया, उसको चोट पहुंच गया, आगे उसका परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट किधर पड़ेगा, उसका इफेक्ट परफॉर्मेंस में। अगर हमारा उनका आदरपूर्वक हम ट्रीटमेंट देते हैं, कभी कभी हमारे लिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा माइल भी जाएगा वो। इफ आई रेस्पेक्ट पीपल विथ मी, दे विल गो एडिशनल हार्ड वर्क भी करेगा, 2 घंटा और कंपनी में टकर काम करेगा। अगर मेरा संबंध उतना ठीक नहीं उनके साथ, बोलेगा अभी टाइम हो गया, हम जा रहे हैं अभी, टाइम दिखा गया। इसलिए सो वी वांट टू नो दैट वेदर आई एम करेक्टिंग द राइट वे, इज इट द राइट टाइम। कभी कभी दूसरे लोगों के बीच में किसी को करेक्ट नहीं करना चाहिए। चास्टाइज इन प्राइवेट, ग्लोरीफाई इन पब्लिक, ऐसे एक फॉर्मूला है। क्या है, किसी की प्रशंसा करना हो, जैसे इतने बड़े सभा में सब लोग बैठे हैं अगर मैं किसी को गुणगान करना चाहता हूं तो इसमें करने में कुछ गलती नहीं है। तो जिसको आपने गुणगान किया वो और भी खुश हो जाएगा, बोलेगा कि सबके सामने मेरे बारे में अच्छा बोला उन्होंने। लेकिन अगर उनको कुछ त्रुटि दिखाना हो तो अगर देखते भी हैं, बोलना नहीं चाहिए, बस याद रखना चाहिए। बाद में जब लंच के टाइम कभी तो बोल सकते हैं कि इसको सुधारो, ऐसे बोल सकते हैं। तो एक्चुअली अनेक बार इस दुनिया में शास्त्र बताते हैं कि हर एक के अंदर 4 त्रुटियां होते हैं। एक हमारी इंद्रिय अपूर्ण है जैसे हम रेलवे लाइन को देखते हैं, लगता है कि दोनों रेलवे लाइन कहीं तो मिलते हैं, करेक्ट ना, ऐसे लुक्स लाइक दैट, लेकिन वो त्रुटि है। जैसे अगर ये ग्लास के टम्बलर के अंदर एक पेंसिल डालिए, वो टूटा हुआ दिखता है, क्योंकि हमारे इंद्रिय अपूर्ण है। और अपूर्ण इंद्रिय के कारण हम मोहित होते हैं, कभी गलत करते हैं, और उसके कारण बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट सेंसेस वी आर इल्यूजन, वी कमिट मिस्टेक्स। जब मिस्टेक करता है कोई, छुपाना चाहता है उसको। क्यों ये लोग छुपाते हैं मिस्टेक्स को, क्यों छुपाते हैं? डर के वजह से। उनको बुरा लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, अरे तुम बेवकूफ है, कैसे गलत क्या बोलेंगे। तो इस तरह का गलतियां होते हैं। तो करेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, हाउ वी आर केयरफुल टू करेक्ट। आप लोगों ने देखा होगा, भारत में जो एल्यूमिनियम ये बनाते हैं, वेसल्स बनाते हैं, अंदर हाथ ऐसे देकर ऐसे मारते हैं, देखा आपने? उसका मतलब क्या है, अपना बनाकर उसको समझाना चाहिए। अगर अपना बनाया बिना हम उनको सिर्फ ठोकेंगे, वो तो होल चित्र आ जाएगा उसमें। सो इसलिए अगर हम बोलेंगे कि तुम हमारे टीम के हो, मैं तुम भविष्य में बहुत अच्छी तरह करने वाले हो, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, इस भावना के साथ बोलना चाहिए। इधर देखिए एक उदाहरण दिया गया है वाली और सुग्रीव का। ये शायद आप लोग जानते होंगे, संक्षिप्त रूप में बताता हूँ आपको। मैं आपको, वाली बड़ा भाई है, सुग्रीव छोटा भाई है। एक दिन वाली एक असुर के साथ लड़ाई करते करते एक गुफा के अंदर घुस गया। कुछ समय के बाद जोर से आवाज निकला, हा करके चिल्लाया कोई। तो सुग्रीव छोटा भाई ने सोचा कि ये असुर ने मेरे भाई को वध कर दिया। तो उसके बाद खून बह रहा था बाहर। तो सुग्रीव ने सोचा कि अब ये असुर बाहर आएगा, मुझे भी पकड़ेगा, मुझे भी मार डालेगा, तो हम दोनों भाई मर जाएंगे, तो किष्किंधा कैसे चलेगा। तो इस तरह सोचा उन्होंने, क्या किया जाए। तुरंत उनको एक आइडिया निकला मन में, एक बड़े पत्थर चट्टान को लेकर उस गुहा को बंद कर दिया ताकि असुर बाहर नहीं आ पाएगा। और रोते हुए वापस लौटे, मंत्रियों को बोले ऐसे हो गया, आज घटना घटी ऐसे। तो मंत्री लोगों ने बोला कि ठीक है बड़े भाई, अब चला गया, कम से कम आप हैं हमारे लिए, आप ही राजा बन जाइए। उनको इच्छा नहीं थी, फिर भी दूसरे कोई नहीं थे, इसलिए वो राजा बने। वो उनको सिंहासन में बिठा दिया। इतने में अंदर क्या हुआ, गुफा में वाली ने सोचा, वाली मरा नहीं था, वो कौन मरा, वासुर। लेकिन वाली ने देखा कि अरे ये बड़े चट्टान लेकर बंद करके रखा गुफा। तो उन्होंने मन में एक जजमेंट किया। कोई बता सकते हैं क्या जजमेंट किया होगा उन्होंने, क्या सोचा होगा उनके मन में वाली ने? हाँ, मेरे भाई छोटा भाई जो है, शायद उसको लालसा आ गई राज सिंहासन के लिए, इसलिए मुझे ये इच्छा करके मैं मर जाना चाहिए गुफा के अंदर, इस सोचकर उन्होंने बंद कर दिया। ऐसे गलत तरीके से सोचा उन्होंने। तो वाली तो बड़ा बलशाली था, जोर से लात दिया, वो चट्टान चूर चूर हो गया, बाहर निकला।
तो चलते चलते गया, जाकर देखा कि सभा में जब गया, राज सिंहासन में उनके छोटे भाई बैठे थे, सुग्रीव. नाउ द ट्रूथ इज लाइक जस्टिफाइड. I thought he wants to be the king. Now he's sitting in the Raja Simhasan. That means my assumptions are justified. ऐसे उन्होंने सोचा, मैंने जो सोचा सही निकला वो. जोर से उनको मारा जैसे आप देख रहे हैं, जोर से. तो यही पॉइंट मैं पहले बता रहा था आपको, लिसन विदाउट जजिंग. इसका मतलब है पहले लोगों को सुनना चाहिए, सुने बिना हम जजमेंट नहीं निकालना चाहिए. यह अनेक बार हम लोग करते हैं, जिसके कारण संबंध कमजोर हो जाता है. जैसे मैंने एक छोटा कहानी सुना कि एक व्यक्ति जंगल में कुछ एक्सकर्शन के लिए गया. एक पेड़ के नीचे बैठा, वो भोजन खाया पिया. एक घोड़े में गया था, वो साथ में कुत्ते भी गए थे इस जंगल. उठकर जब घोड़े में बैठा, कुत्ता बार बार भौंकता रहा, उसको छोड़ नहीं रहा था आगे जाने के लिए. तो व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्यों मेरा कुत्ता इस तरह कर रहा है, मालूम नहीं था उसको. सोचा शायद पागल हो गया, गन को लिया, शूटिंग कर दिया उसको. तो आगे चला गया. 2 किलोमीटर जाने के बाद उसको पता चला कि मेरे वैलेट नहीं दिख रहा है. तो वापस लौट गया, देखा कि पेड़ के नीचे वैलेट था. कुत्ते भी उसके निकट खून बहाते हुए मर गया था, हाथ को ऐसे वैलेट के ऊपर रखा था कुत्ता. तभी इंसान समझ गया कि ये कुत्ता क्यों भौंक रहा था, वैलेट मैं छोड़ कर जा रहा हूँ इसलिए. तो बाद में वैलेट लेकर रख लिया अंदर, लेकिन कुत्ते को उठाने के लिए प्रयत्न की, लेकिन वो कुत्ता उठा नहीं पाया उसको, मर गया था वो. जोर जोर से रोने लगा वो. दिस कॉल्ड हेस्ट इज वेस्ट बोलते हैं. हम लोग भी हेस्ट में कभी कभी कुछ जजमेंट कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं. समटाइम्स इट इज टू लेट. समटाइम्स ऐसे ही वाले का गलत निकला. तो मैं बता रहा था आपको ऑफरिंग करेक्शन में जजमेंट, रॉन्ग जजमेंट किया वाली ने. ये देखिए, टेक्निकल राइटनेस एंड प्रैक्टिकल राइटनेस, ये बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अभी वाली के असम्पशन, वो टेक्निकली राइट था. वो सोचा कि मेरे भाई राजा बनना चाहता है, इसलिए राज्य सिंहासन में बैठा है. उसे दिख रहा था उसको, करेक्ट है ना, देखने में. हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो बात अलग था. करेक्ट है ना. क्यों हुआ, क्या हुआ, पूछताछ नहीं किया उसने. इसी तरह इधर बताया गया कि प्रैक्टिकल राइटनेस मीन्स टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस और व्हाट इज सीन. उसका ऑब्वियस क्या है, देखा कि सिंहासन में बैठा है, मैं भी सोचा ऐसे ही किया होगा, तो इमीडिएटली assumed. अंडरस्टैंड द पर्सन एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस लिखा है. एक छोटे विषय बताएंगे इधर, स्पिरिट ऑफ द लॉ नॉट लेटर ऑफ द लॉ. ये बात क्या है, लेटर ऑफ द लॉ, स्पिरिट ऑफ द लॉ. कभी कभी ऊपर ही ऊपर कुछ नियम होता है, लेकिन उस नियम का उद्देश्य होता है कुछ. उदाहरण के लिए, एक जमींदार के एक कंपाउंड वॉल में, कंपाउंड के अंदर उन्होंने एक राधा कृष्ण मंदिर बनाया था. तो वो लोगों ने दरवाजे में लिखा था कि लीव यूर शूज हियर, ऐसे एक बोर्ड लगाया था, वॉचमैन को लगाया था. उन्होंने बोला कि कोई शू लेकर अंदर नहीं जाना चाहिए कंपाउंड के अंदर, मंदिर का, ऐसे बोला था उन्होंने. तो वॉचमैन उधर खड़ा रहा. एक दिन एक वृद्ध पति पत्नी आए एक गाड़ी में. उस दिन बारिश का मौसम था, तो वो लोगों ने कार को उधर ही रख दिया, चप्पल को कार के अंदर ही छोड़ दिया. विद बैर फुट ऐसे आप पहुंचे इधर. इधर एक टैप था, टैप में अपने पाँव धो लिया उन्होंने. अंदर जाने ही वाले थे, वॉचमैन ने रोक दिया उनको. बोला कि आपका शूज किधर है? बोले कि हमने गाड़ी में छोड़ा है. नहीं, इधर लिखा है लीव योर शूज हियर, आपको लेके आना पड़ेगा उसको, लेके आओ, इधर ही छोड़ना आप. वो लोग बोले नहीं, हम अंदर शू के साथ नहीं जाएंगे, इधर छोड़ने के पहले गाड़ी में छोड़े. बोले नहीं, सब मंदिर में जो आते हैं उनको शू लेके आना पड़ेगा, ऐसे बोला उसने. इसमें गलती क्या निकला उसका? What was the mistake? Practically it's not right. He doesn't understand. क्योंकि उसका उद्देश्य क्या वो समझा नहीं. वो जो जमींदार ने लगाया बोर्ड है लीव योर शूज हियर, उसका उद्देश्य क्या था? दूसरा था. उसका उद्देश्य था कि अंदर कोई चप्पल पहन कर नहीं जाना चाहिए, वो उद्देश्य था. लेकिन उद्देश्य के बिना ही सुपरफिशियली ऊपर ही ऊपर समझ आए, ये गलती हो गया. इसी तरह हम भी कभी कभी बात करते समय लोगों के साथ हम एक विषय के ऊपर जोर दे रहे हैं, वो दूसरे के ऊपर जोर दे, दोनों का बड़ा झगड़ा हो जाता है. बाद में हम समझते हैं कि हमारा सोच विचार अलग अलग था. करेक्ट है ना. Therefore we should not only see the technical rightness, we should see the practical rightness. इसी तरह ये बताया था, अभी वाली सुनने के लिए तैयार नहीं, देखिए क्या कर रहा है, देखिए ऐसे इसको अपने भाई को मारा, बाद में वो खुद ही मर गया. वो
मारा गया उसके बाद. So another very important thing, circumstantial outburst is not a person's steady character. देखिए कभी कभी इंसान अच्छे ही होते हैं, कभी कभी उनके व्यवहार, उनके बोलने की तरीका, उनके डीलिंग का ढंग ठीक नहीं है. कभी कभी ऐसे होता है कुछ लोग दे लूज द टेम्पर occasionally, not always, once in a while, emotional outburst. तो जैसे इधर मैनेजर चला रहा है, सबऑर्डिनेट इज फ्राइटेंड. एक्चुअली हर एक जो सबऑर्डिनेट होता है उसके ऊपर भी लोग होते हैं, उसके नीचे भी लोग होते हैं, देखा जाता है. सो वी आर ऑल होल्डिंग डिफरेंट पोजीशंस. As if I am a leader, I should be careful in dealing with subordinates. How I say what I say. मैं इनको कैसे बोलता हूँ. But everybody should know one thing, that circumstantial behavior means it is occasional behavior. जैसे सुग्रीव को प्रभु रामचंद्र ने, इधर आप देखेंगे, सुग्रीव के साथ मैत्री जोड़ा, तब सुग्रीव को उन्होंने मदद भी की. आप लोग जानते हैं, वाली को वध करके सुग्रीव की वाइफ रूमा उनको वापस लौटाया. उसके बाद सुग्रीव को राज पदवी दिया. तब सुग्रीव ने पूछा प्रभु रामचंद्र को, मैं आपको कैसे मदद करूं? वो बोले कि सीता को ढूंढना है, लेकिन अभी बारिश का मौसम है, 4 महीना चतुर्मास के बाद हम करेंगे. एग्जैक्टली 4 महीने होने के बाद तुम आ जाओ, हम काम चालू करेंगे. अभी 4 महीना हो गया. उसके बाद शरद ऋतु आ गया, 20 दिन बीत गया, सुग्रीव आया नहीं. तब प्रभु रामचंद्र ने बुलाया लक्ष्मण को, लक्ष्मण ये बंदर अभी भोग विलास में पड़ा है, अपने कर्तव्य को भूल गया है. वचन तो दिया लेकिन वचनबद्ध नहीं रहा. तो अभी क्या किया जाए? प्रभु रामचंद्र पूछे. लक्ष्मण ने बोला, तत्क्षण जाकर उसको खत्म करके आता हूं, बोला उन्होंने. प्रभु रामचंद्र बोला, अगर तुम खत्म कर दोगे तो काम कैसे होगा? बोला कि थोड़ा डांट ना हो, डांटो, लेकिन उसको ऐसे स्थिति में लेके आओ जिसके बाद वो काम करेगा. वो ये बुद्धिमत्ता है. Even if you want to scold somebody, you should scold and correct in such a way that the work will not suffer. काम. तो प्रभु रामचंद्र की बात सुनने के बाद लक्ष्मण को भी समझ में आया, करेक्ट, जो प्रभु रामचंद्र ने बोला सही बात है. Therefore, अभी तब प्रभु रामचंद्र ने बोला उनको, सुग्रीव के अच्छे गुणों के बारे में वर्णन किया उन्होंने. What are the good qualities of सुग्रीव? देखो सुग्रीव के पास इतने 4-5 अच्छे गुण बोला उन्होंने. बोला कि ये दिस इज अ सर्कमस्टेंशियल लैप्स ड्यू टू टेम्पररी एंजॉयमेंट. अभी उन्होंने बोला कि अभी तुम जाकर समझाओगे तो सुधर जाएगा वो. और वही हुआ उसके बाद. उसके बाद सुग्रीव आ गया. उसके बाद इसी तरह अगर आपके एप्पल में अगर कुछ काला दागा हो, एक नाइफ, एक चाकू लेकर उसको ऐसे निकाल दीजिए, उसके बाद एप्पल ठीक होता है, आप खा सकते हैं उसको. इसी तरह हर एक के अंदर आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा त्रुटि होता है. उस त्रुटि को कैसे निकाला जाए और उनकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, वो सोचना चाहिए. ऐसा नहीं कि एप्पल में काला दागा फेंक दो एप्पल को पूरा. इट्स लाइक थ्रोइंग द बेबी विद द बाथ वाटर, लाइक वी से लाइक दैट. ऐसे वो टोटल रिजेक्शन नहीं करना चाहिए. इसी तरह किसी के अंदर त्रुटि हो तो इट मे बी occasionally, therefore return, tolerate superior's occasional outbursts, consider the frustrations arising from our mistakes or carelessness or broken promise or poor quality. क्यों नाराज होता है इंसान? 4 चीज मैंने लिखा है इधर. कभी हम गलती करते हैं, नहीं तो हम लापरवाही होते हैं, कभी हम वचनबद्ध नहीं रहे, कभी हम पुअर क्वालिटी किया हमने. हम अपने अंदर, अगर मेरे बॉस मेरे साथ नाराज है तो हमें सोचना चाहिए कि what are the deficiencies in me due to which he is angry. Or if I am angry with people below me, I should modify my behavior. So remember the good of their personality and their contributions like that every time. Okay. इधर और एक पॉइंट लिखा है, forgive, forget, be friendly and be focused on the job. इधर मैंने अलग अलग पिक्चर दिखाए, इधर आप देख सकते हैं. इधर एक बॉस है, उनको अच्छा नहीं लगता कोई अनपंक्चुअल हो. If you are not punctual on the job or if you are not keeping the deadline, वाला वो बोलता है कि तुम नहीं किया तो तुम गया काम से, तुम कुछ काम का नहीं. He gets very wild. Another one, he is like a similar boss like before I told you. On the right side में देखिए, he is quoting a dozen instances from the past. अनेक चीज कोट कर रहा है, उसको बोल रहा है कि तुमने 2005 में ऐसा किया, 2007 में ऐसा किया, 2009 में किया, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम कुछ काम करना, ऐसे बोल रहा हो.
And in this way, that extreme left one, of course, कोई भी ऐसे kick नहीं देंगे किसी को, मतलब है considering someone useless. That's the point. So that was a yoga of interaction. योगा ऑफ इंटरेक्शन का मतलब है अगर किसी के साथ में इंटरेक्ट करना तो ये दो चीज याद रखना चाहिए हमको. टेक योर माइंड अवे फ्रॉम नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ योरसेल्फ एंड थिंक अबाउट अदर्स. एक्चुअली जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, माता पिता बच्चे के बारे में सोचते हैं, बच्चे माता पिता के बारे में सोचते हैं, वो अच्छा परिवार है. वो अगर दोनों अपने बारे में सोचते हैं तो स्वार्थी परिवार है. करेक्ट ना? इसी तरह दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि डोंट जज विदाउट लिसनिंग and don't judge without completely listening. That means partially don't listen and come to judgment. हमें सुनना चाहिए, उसके बाद judgment करना चाहिए, because we tend to commit mistakes of judgment. तो इन दो विषय के ऊपर हम अगर जोर देंगे, ध्यान देंगे, तो हमारी इंटरेक्शन बहुत प्लेजेंट हो सकता है किसी के साथ. Now I can tell you the positive side. पॉजिटिवली में हम क्या कर सकते हैं? We can actively do the opposite of these behaviors. जैसे उदाहरण के लिए you can give a benefit of doubt. Benefit of doubt in English, what is the meaning of this? अगर आपने देखा है कि कुछ गलती हुआ है, थोड़ा हम उसके लिए टाइम दे सकते हैं. We can slow our time taken for correction by thinking. तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं. वो बताते हैं कि तमोगुण में इंसान सोचता भी नहीं, करता भी नहीं है, आलस्य है. लेकिन रजोगुण में इंसान थोड़ा सोचता है लेकिन स्नैप डिसीजन लेता है. वो आधा ही समझता है, पूरा नहीं समझ पाता है. लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति जो होता है वो सोचता है अच्छे तरीके से, सही निष्कर्ष लेता है, पेपर में लिख लेता है यही करेक्ट चीज है, उसके बाद वो बोलता है. सो सत्वगुणी प्रवृत्ति जो जिनमें है, तो दोज लीडर्स हु हैव, जैसे अगर उदाहरण दिया जाए, जैसे बाढ़ होता है वो रजोगुण जैसा है. अभी सत्वगुण कैसा है, उस बाढ़ को रोककर हम एक डैम बनाएंगे, क्या बोलते हैं, बांध बोलते हैं. करेक्ट है ना? बांध. बांध में एनर्जी है, बाढ़ में एनर्जी है. बताइए किस में एनर्जी है? बाढ़, कुछ लोग बोल रहे हैं बाढ़, कुछ लोग बोल रहे हैं बांध. किस में एनर्जी है? दोनों में एनर्जी है, दोनों में है. लेकिन बाढ़ का एनर्जी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, वो नकारात्मक है वो. लेकिन बांध में जो एनर्जी वो क्या है? सकारात्मक है. इसलिए हमारे रजोगुण को नियंत्रित करके उस शक्ति को इस्तेमाल करना चाहते हैं हम, तो थोड़ा सत्वगुण उसमें मिलाना चाहिए. हम सत्वगुण, इसलिए सत्वगुण और रजोगुण कॉम्बिनेशन बोलते हैं, राज ऋषि बोलते हैं उसको. रजोगुण का मतलब है राजा, सत्वगुण का मतलब है ऋषि. तो राज ऋषि का मतलब उसमें राजा के रजोगुण की प्रवृत्ति को अगर कोई ऋषि के उपदेश के द्वारा नियंत्रण किया जाए तो बाढ़ जैसे राजा जो है बांध जैसे बन जाएगा. तो उसकी शक्तियां सही ढंग से इस्तेमाल होगी. ये पॉइंट क्लियर है ना सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर? या. तो अभी तक मैंने इंटरेक्शन के बारे में बता रहा था. लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते समय क्या क्या गलती होता है. कैन यू रिवाइज फ्यू पॉइंट्स? अभी तक हमने जो चर्चा किया, अनेक पॉइंट्स मैंने बोला, तो सिर्फ टाइटल में चाहता हूँ किन किन विषयों के बारे में हम चर्चा किया, कोई बता सकते हैं? यू कैन से ओनली द मेन हेडिंग्स. आपको याद है? नाइस, नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ दोज वर्किंग विद अस. उसके बारे में हम सोचना चाहिए. अगर हम सोच कर लिख कर उनको हेल्प करेंगे तो वो भी, उनको भी लगता है कि हमारे लीडर इतने हेल्प कर रहे हैं, हमको भी कुछ करना चाहिए, ऐसा लगता है. एक्चुअली दुनिया कैसा दुनिया है, यू गिव रेस्पेक्ट यू गेट रेस्पेक्ट, यू गिव अफेक्शन यू गेट अफेक्शन. एंड इफ आई थ्रो रोज सेंटेड वाटर दे थ्रो रोज सेंटेड वाटर्स, इफ आई थ्रो गटर वाटर दे थ्रो गटर वाटर. ऐसा दुनिया. इसलिए हम वी ऑल्सो शुड ट्राई टू थिंक दैट व्हाट वी शो आवर कंसर्न फॉर देम, देन दे शो कंसर्न फॉर द कंपनी. दैट्स वन पॉइंट. थैंक यू. और एक पॉइंट इस और कोई और बोल रहे थे? हाँ, डोंट जज पीपल. या, डोंट जज पीपल. अगर हम जज नहीं करना चाहे तो कभी कभी हम देखते हैं गलतियां होता है, क्या करना चाहिए हमको? लिसन टू पीपल. या, क्योंकि सुनने से पूरा आइडिया मिल जाता है. नहीं तो हमारे आंखों से जो देखते हैं उसमें जजमेंट में गलती हो जाता है. So we can give benefit of doubt to people. Thank you. और एक पॉइंट,
हाँ, लेटर ऑफ लॉ एंड स्पिरिट ऑफ लॉ। तो आपने सही पॉइंट बोला। उससे हमने क्या सीखा, कभी कभी लेटर ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉ, अभी स्पिरिट ऑफ लॉ हमको जानना चाहिए, क्योंकि हर एक लॉ के पीछे हमें क्या पूछना चाहिए, ये नियम जो है क्यों बनाया गया है, हाँ, ये उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है, वो समझे बिना हम किसी के साथ वाद विवाद करेंगे। हम ये एक चीज को पकड़ कर वाद विवाद कर रहे हैं, वो दूसरा बोल रहा है, तो झगड़ा इसलिए होता है। दोनों को उद्देश्य में कॉमन उद्देश्य होता है तो झगड़ा नहीं होगा। Therefore, लेटर ऑफ द लॉ, स्पिरिट ऑफ द लॉ। लेटर ऑफ द लॉ ऊपर ही ऊपर है, स्पिरिट ऑफ द लॉ इज द इनर पर्पस। करेक्ट पॉइंट, थैंक यू। और एक पॉइंट हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, और कोई है? हाँ, फॉरगेट, फॉरगिव एंड बी फ्रेंडली। अभी फॉरगिव करना मुश्किल है और उसको फॉरगेट करना और भी मुश्किल है, हाँ? और फ्रेंडली बनना एकदम मुश्किल है, हाँ? इसलिए कम से कम हम फॉरगिव सीखना चाहिए। फॉरगिव मतलब माफ कर देना। अभी कोई आप बोलते हो समय पर इसको पूरा करो, वो पूरा नहीं किया, प्रॉमिस दिया, किया नहीं। हम लोग इधर जो बैठे हैं, हम अलग अलग लोग, जितने वॉल्यूम का, जितना हाइट का नाराज होगा, उसमें भी वेराइटीज है, करेक्ट है ना? कुछ लोग इतना नाराज होते हैं, कुछ लोग इतना होते हैं, कुछ लोग इतना होते हैं। तो टू द डिग्री वी कैन फॉरगिव, टू दैट डिग्री यू विल बी एबल टू अकोमोडेट पीपल। इसका मतलब नहीं कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है, हाँ? फिर भी एक उदाहरण देता हूँ आपको। मेरे पास 2 लोग हैं जिनको मैं देता हूँ, कुछ जॉब देता हूँ। एक है उसको बोल दिया तो काम हो जाता है, दूसरा है उसको फॉलोअप करना होता है, हाँ? जैसे अभी ट्यूबलाइट है, उसको ऑन कीजिए, ऑन होता है, अभी छोड़ दिया आपने फिर भी ऑन है। कुछ लोग ऐसे हैं कि ट्यूबलाइट ऑन करो, ऑन है, अगर उंगली निकाल दिया तो वो ऑफ हो जाता है। पीछे पीछे पड़ना पड़ता है कुछ लोगों का। इसलिए हमको सोचना चाहिए कि ये खास काम है, वो पक्का वाला को दूंगा, ये कच्चा वाला को नहीं दूंगा। तो हमको चुनना पड़ेगा वो, नहीं तो जो ठीक तरह से नहीं करता उसको दे देंगे पीछे, फॉलोअप करके हम भी तंग आ जाएंगे, अंत में काम होगा नहीं, बोलेंगे अरे मूर्ख, तुमको दिया मैंने, मैं खुद ही कर सकता था, मैं करना चाहिए था मुझे। ऐसा हम बोलेंगे। तो इसलिए डीलिंग विद पीपल, ऑफरिंग करेक्शन के बारे में बोला मैंने। किसी को याद है ऑफरिंग करेक्शन के बारे में क्या बोला? 1-2 पॉइंट किसी को याद है? Are we the right person to do the correction? हाँ, आर बी द राइट पर्सन टू डू द करेक्शन, करेक्ट। Is it the right time? इज इट द राइट टाइम? पब्लिक में नहीं करना चाहिए। इज इट द राइट वे? मैं क्यों उनको, हाँ, अभी राइट वे का मतलब है हाउ यू से व्हाट यू से, हाउ यू से व्हाट यू से। एक व्यक्ति पूछ रहा है, अरे मैंने सुबह दिया तुमको 12 बजे तक पूरा करने के लिए बोला, तुम सुबह से शाम तक बैठे रहते हो एक स्थान में, कुछ भी काम नहीं किया, भैंस जैसे बैठे हो। अगर ऐसे बोलते हैं वो, एक शब्द ध्यान से सुन लेगा वो, क्या शब्द है? हाँ, ये हमको गाली दिया, भैंस बोला इन्होंने। हाँ बोलेंगे नहीं, तुमको भैंस नहीं बोला, भैंस जैसे बोला। वो बोलेगा नहीं नहीं, भैंस बोला तुमने। तो लोग बोलते नहीं उसको, इसलिए हाउ यू से व्हाट यू से, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट टाइमिंग, राइट मोटिव। हमारे हेतु क्या है? उनको निंदा करना हेतु है, नहीं तो काम करवाना हेतु है। व्हाट इज आवर गोल? काम करवाना, तो निंदा करने की क्या जरूरत है? तो हम बोलना चाहिए कि देखो आपने ये काम पूरा नहीं किया है, इसके कारण अभी मेरा काम नहीं हो रहा है, नहीं तो अगर आप पूरा करके मुझे देते तो मैं आगे बढ़ता था। अभी आप बताइए आपके मैं कितना फॉलोअप कर सकता हूँ आपको, आप बताइए। सो वी हैव टू रेस्पेक्ट पीपल। अगर हम आदरपूर्वक ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को, लोग भी हमको गंभीरता से लेते हैं। दैट्स द पॉइंट। तो अब इंट्रोडक्शन के बारे में अनेक अच्छे पॉइंट रिकलेक्ट किए आप लोगों ने, हैं। तो अभी आगे दूसरा पॉइंट है योगा ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है? इस दुनिया में भी कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़कर कुछ प्रोजेक्ट करना हो, कुछ काम करना हो, उसके लिए तब तैयार होगा जब हम ये 2 चीज करते हैं। देखिए, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, ये 3 के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। इस दुनिया में जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है हमेशा, वो बहुत निम्न माना जाता है, क्योंकि वो खुद अपने पाँव में खड़े नहीं हो सकता। हमेशा दूसरों को पूछेगा कि हर एक चीज, छोटे छोटे चीज के लिए वो उसको जाना पड़ेगा किसी के पास। दैट इज अ लोअर प्लेटफॉर्म। इंडिपेंडेंट जो है उसका मतलब अपने पाँव में खड़े रख सकता है, सब बहुत अच्छे तरीके से करता है, अनेक लोग उसको मानते हैं कि बड़ा आदमी है। उससे भी बढ़कर है इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या है? 2 बुद्धिमान लोग
एक दूसरे को आदर देते हैं, एक दूसरे से आइडियाज लेते हैं, और 1 + 1 becomes 11। उसको सिनर्जी बोलते हैं। तो ऐसे दो बुद्धिमान लोग दुनिया में आपस में आकर मिलजुल कर कुछ काम करना मुश्किल है, क्योंकि वो अहंकार के वश में नहीं आते हैं। अगर वो आ सकते हैं तो विच इज मोर पावरफुल, इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट? हाँ, इंटरडिपेंडेंट। जैसे देखिए मेरी उंगली, ये मोटा उंगली, सबसे मोटा उंगली है, ये सबसे पतला उंगली है, ये सबसे लंबा उंगली है, करेक्ट ना? ये अलग अलग साइज की उंगली है, लेकिन सब जुड़कर काम करेगा। हम ऐसे एक पुश दे सकते हैं हम, करेक्ट है ना? मुष्टि में शक्ति आता है। लेकिन अगर ये इस तरह के से सब उंगलियों को काट कर हम इसी साइज का बना देंगे तो उसमें शक्ति नहीं उसमें। सो एवरीबडी, गॉड हैज क्रिएटेड अस ऑल इंडिविजुअली। हर एक को भगवान ने अलग अलग क्षमता दी है, हर एक के पास अलग अलग टैलेंट है। जैसे 5 उंगली अलग अलग तरीके से हैं, अभी हर एक उंगली के पास अलग शक्ति है। अभी देखिए, इसको चैलेंज के लिए यूज करते हैं, इसको संबोधन के लिए यूज करते हैं, है ना? इसमें अंगूठी डालते हैं इसमें, ये सबसे लीडर है, सबसे लंबा है, इस तरह। लेकिन ये सोचेगा मैं सबसे छोटा हूँ, कुछ काम का नहीं हूँ। कभी अभी ये भी काम के लिए आता है, कभी अगर हमें कुचली होता तो हम ऐसा करते हैं। ये भी, क्योंकि इसको छोड़कर दूसरा उंगली अंदर नहीं जा सकता, करेक्ट है? हर एक व्यक्ति के लिए कुछ काम होता है ऐसे। जैसे आपने पंचतंत्र में कहानी सुना होगा, एक शेर सो रहा था, एक चूहा आकर आवाज कर रहा था, वो शेर डिस्टर्ब हो गया, ऐसे जोर से गर्जना करते हुए ऐसे पकड़ा उसका हाथ में। तब चूहे बोला क्या, जी मुझे मारिए मत, मारिए मत, छोड़ दीजिए, कृपा करके छोड़ दीजिए। तो वो बोला, शेर बोला, अरे तुमको खाऊंगा, ब्रेकफास्ट भी नहीं होगा मेरा, तुम इतने छोटे हो, कुछ काम का नहीं, तुमको ऐसे फेंक दिया उनको। तब चूहे ने बोला, जब समय आएगा मैं आपको मदद करूंगा। तो शेर हंस पड़ा, तुम मुझे मदद करोगे? मैं तो जंगल का राजा हूँ, तुम क्या करने वाले हो मेरे लिए? लेकिन बाद में एक बार शेर फंस गया एक जाल में, तब ये चूहा आकर उसको काट कर मदद किया, क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा दांत दिया है जो काट सकता है जाल को, जो शेर नहीं कर सकता। जो कुछ बड़े लोग कुछ काम कर सकते हैं, छोटे लोग दूसरे काम कर सकते हैं, है ना? इस तरह हम टीम के हर एक व्यक्ति को हम आदर देंगे तो उससे अच्छे काम करवा सकते हैं हम। तो इसलिए 2 चीजें बताया गया, आप देखेंगे कोलैबोरेशन में, वैल्यू अदर्स ओपिनियंस, अप्रिशिएट अदर्स एबिलिटीज। इस दुनिया में इंसान हर एक का मत होता है, और वो देखता है कि लोग मेरे मत सुन रहे हैं कि नहीं, नहीं तो मेरे मत को नकार रहे हैं। तो कभी कभी उनके मत हमको लगेगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। मुझे याद है 2005 में हम लोग ना मीटिंग हो रहा था, हम कुछ विद्यार्थियों को कलकत्ता में एक युवकों का कैंप होता है कलकत्ता मायपुर में, हम लेके जाने वाले थे। लेकिन ट्रेन में जाने के लिए 36 आवर्स लगता है पुणे से, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, आने के लिए 36 आवर्स। युवक लोग बोल रहे थे कि इतना दूर आना जाना मुश्किल है हमको। हमारे इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स मायापुर नाम के स्थान में है, कलकत्ता से 3 घंटा हो। तो उधर हम लोग बहुत बड़े 1000 एकड़ का बड़े मंदिर वगैरह है। लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि इनको जाने के लिए आने जाने के लिए 3 दिन चला जाता है, तो उधर कितने दिन कैंप कर पाएंगे। तो ये हमारी टीम के व्यक्ति ने आइडिया दिया, हम उनको एरोप्लेन में लेके जा सकते हैं। हम सब लोग जोर से हंस पड़े हैं, अरे एरोप्लेन में जाना तो कितना महंगा पड़ेगा। सब लोगों ने स्टूपिड आइडिया ऐसे बोले 2005 में। अभी बीत गया साल, 15 साल के बाद अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुआ, उसमें यही बात आया कि हम एरोप्लेन में जा सकते हैं, क्योंकि आजकल एरोप्लेन का कॉस्ट बहुत कम हो गया, मालूम है आपको। अगर 6 महीने पहले अगर आप बुक करते हो, लगभग ट्रेन के बराबर ही है वो। क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, व्हाट वाज कंसिडर्ड अ स्टूपिड आइडिया लॉन्ग बिफोर इज नो मोर स्टूपिड आइडिया नाउ। इसका मतलब है वी हैव टू वैल्यू द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, आइडिया कोई दे रहा है तो, क्योंकि अलग अलग लोगों को भगवान अलग तरीके से प्रेरणा देते हैं। पीपल में कम अप विद न्यू, इट्स कॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। यू कैन थिंक, हमारा रूटीन थिंकिंग हो सकता है, कोई और दूसरा आइडिया बता देगा। एक बार एक मिलिट्री ऑफिसर बहुत गर्वी था, ऐसे टाक टाक शो के साथ चलते हुए वो आर्मी के होटल में गया अंदर, और ऐसे टेबल में ऐसा करके दिखाया, ये क्या है? सब लोग गिड़ा रहे थे, सॉरी सर, क्योंकि ऑफिसर है। वो दिखाया कि आप लोगों ने टेबल का सफाई नहीं किया, ऐसे दिखाया। तो सब लोगों ने बोला कि हम आज ही क्लीन कर देते हैं। तो वो आर्मी ऑफिसर के जो ग्रैंडसन था, छोटा बच्चा, उसके पोता,
वो भी उनके साथ चल रहा था। वो क्या किया, वो टेबल के नीचे ऐसे करके इतने मकड़ा निकला, मकड़ा बोलते उसको, मकड़ा कॉबवेब और वो दिखा रहा है, दादाजी देखिए इधर नीचे। तब उसको पता चला कि मैं जो धूल निकाल कर दिखाया उससे 10 गुना ज्यादा ये निकाला है छोटा। क्यों मैंने बताया, वो ऊपर ही ऊपर देख रहा था वो मिलिट्री ऑफिसर, लेकिन उनका पोता किधर देख रहा था, वो टेबल के नीचे देख लिया उसने। तो क्यों उदाहरण दिया, अगर आप किसी व्हीकल में भी देखेंगे, ऑटोमोबाइल में कोई कैड कैम करता है, कंप्यूटर में बैठकर काम करता है कोई इंजीनियर, लेकिन जो लोग गाड़ी के अंदर ग्रीस वगैरह इत्यादि के साथ रिपेयर करते हैं, देखा ना आपने? इस दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट है? जो टायर के निकट काम करने वाले गाड़ी के नीचे, नहीं तो कैड कैम में बैठकर कंप्यूटर में बैठने वाले, इसमें हु इज मोर इम्पॉर्टेंट? बहुत आर इम्पॉर्टेंट है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। इसका काम अलग है, उसका काम अलग है। इसलिए जो कंप्यूटर में बैठा है वो उसको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि तुमको क्या मालूम, यू नो ओनली थंब रूल। हम लोग देखो, हम कंप्यूटर में कैड कैम करते हैं। और उसको भी नहीं बोलना चाहिए कि यू आर ओनली थियोरेटिकल फेलो, तुमको क्या मालूम, हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं, हमको सब मालूम है। अगर दोनों गर्वित होते हैं तब प्रॉब्लम आता है, करेक्ट है ना? सो हु शुड रेस्पेक्ट होम? बोथ शुड रेस्पेक्ट ईच अदर, वही पहला पॉइंट है। वैल्यू द ओपिनियंस ऑफ अदर्स एंड अप्रिशिएट द एबिलिटीज इन अदर्स। अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। The effective manager knows that people want to be acknowledged, do work that is meaningful and grow and be challenged। ये बताते हैं कि अगर कोई भी एम्प्लॉय हो, वो अपेक्षा करते हैं कि दे वांट अ पैट ऑन द बैक, इतना अप्रिसिएशन चाहता है। ये जीव का स्वाभाविक स्थिति है। आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ जब बातचीत करते हैं भगवद गीता का, आप देखेंगे वो अर्जुन के साथ ऐसे मैत्री जोड़ा उन्होंने। ही हैड वेरी वेरी फ्रेंडली डीलिंग विद अर्जुन। अर्जुन को अप्रिशिएट किया उन्होंने, ही वाज कंपैशनेट। अर्जुन अनेक प्रश्न पूछा, सबका जवाब देकर भगवान ने उनको ऐसे स्तर पर लाया जब वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। वो शुरुआत में डिप्रेस हो गया था, बाद में कॉन्फिडेंस आ गया उसको। शुरुआत में ना बोला, बाद में हाँ बोल दिया वो। शुरुआत में भगवान को आदेश दे रहा था, आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ, और माना कि भगवान मेरे सेवक हैं। लेकिन बाद में भगवान को झुक गया, बोले आप जो करेंगे बोलेंगे मैं करूंगा, ऐसे बोला। इतना परिवर्तन कैसे आया? क्योंकि कितने उन्हें आदर दिया, आप देखेंगे। इधर कुछ उदाहरण दिया है। सी अ ग्रेट पर्सन अट्रैक्ट ग्रेट पीपल एंड नोज हाउ टू होल्ड देम टुगेदर। कभी कभी हम लोग ग्रेट पीपल को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि हमसे ऊपर चले जाएंगे, नहीं तो हमारे सम स्तर पर आ जाएंगे, ऐसे डर होता है। एक्चुअली देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, गिव अप टू गो अप, ऐसे बोला है। गिव अप टू गो अप, उसका मतलब है हम जितने बड़े लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं उतना हम ऊपर भी जा सकते हैं। एंड ऑल्सो ग्रेट लीडर्स हैव ग्रेट लीडर्स अंडर देम, एंड ग्रेट लीडर्स प्रोड्यूस ग्रेट लीडर्स ऑल्सो। आप देख सकते हैं, तो वही बातें बताते हैं। देखिए, इफेक्टिव मैनेजर्स एनकरेज लर्निंग। इधर दो पिक्चर दिखाया गया। वो लेफ्ट साइड जो पिक्चर देख रहे हैं वो पीछे पड़ रहा है उसको। नेवर टेल पीपल हाउ टू डू थिंग्स, टेल देम व्हाट टू डू एंड दे विल सरप्राइज यू विद देयर इंजेन्युइटी, ऐसे बताता है। उसका मतलब है हर एक के अंदर कुछ ना कुछ इच्छा होता है, कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव करना चाहिए मुझे। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे एक रोबो नहीं हूँ, सिर्फ आप जो बोला उतना ही करना चाहिए, मुझे सोचने के लिए भी मुझे मौका दो। देखिए, अमेरिकन, जापानीज एंड इंडियन तीनों को आप तुलना करेंगे। अमेरिकन बिजनेस स्कूल्स जैसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इत्यादि, उन्होंने देखा कि स्टैनफोर्ड ने एक रिसर्च किया। अमेरिका में जब वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद जो कंपनी इंडस्ट्रीज चालू हुए, सब टॉप बॉस लोगों ने बोला कि माई इंटेलिजेंस एंड योर हैंड्स, योर कोऑपरेशन, उसको टेलरिस्ट अप्रोच बोलते हैं उसको। वो अपनाया उन्होंने, कुछ समय के लिए गया वो, लेकिन बाद में उसमें एक तरह का वो कंपनी स्टार्टेड नोज डाइविंग। तो वो लोग जापान में जाकर चेक करने के लिए गया। तो जापान ने क्या बोला, योर हैंड्स एंड योर हेड्स, आप आपसे सिर्फ काम नहीं करवा लेंगे, साथ साथ आपके आइडियाज को भी हम आदर देंगे। वो जापानीज ऐसे था। साथ साथ जापानीज कंपनीज में फैमिली कल्चर, कोऑपरेशन, इंटीग्रिटी,
उसका मतलब है जुड़कर काम करना, कंपनी में एक दूसरे को लैटरल सर्विस, एक दूसरे को मदद करते हुए करना। तो वो लोगों ने अच्छा कल्चर निर्माण की थी जापान में। सो इसमें फर्क क्या है, आपके हाथ के पीछे कला है, आपके सर के पीछे क्रिएटिविटी। व्हाट इज द क्रिएटिविटी इन हिंदी? क्रिएटिविटी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी आपके सर पे। यू अंडरस्टैंड ना? हाँ, रचनात्मक बुद्धि। हाँ, और आपके हृदय के पीछे इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। तो वो लोगों ने देखा कि जापान में भी लाइक जैसे टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। अगर अनेक लोग आइडिया लेकर आएंगे तो हो नहीं पाएगा वो भी। इसलिए वो लोग भारत में आकर देखा, भारत ने देखा कि इन इंडिया पीपल आर वेरी इंस्पायर्ड इवन व्हेन दे कम टू द कंपनी। Therefore, Indian employees are very much in demand in America and other countries. One of the reason for that, तो कारण क्या है? ये लोगों के पास टॉलरेंस है, पेशेंस है, हार्ड वर्किंग नेचर है। ये लोग कम सैलरी में भी बहुत ज़्यादा आउटपुट देते हैं। ऐसे अनेक चीज़ें। इसका एक मूलभूत कारण है, हम लोग रामायण महाभारत इत्यादि सुनते आए हैं। वैदिक संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा है कि शिष्य एक भी पैसा लिए बिना गुरु के लिए पूरा जान देगा वो। दैट कल्चर इज देयर इन इंडिया। जिसके कारण वो लोग देखें प्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंस्पिरेशन। तो अब जो भी हम बोल रहे हैं आज, प्रेरणा उसमें महत्वपूर्ण चीज़ है। इधर बताया गया है कि सिर्फ काम मत करवा लो, उनके आइडियाज़ को भी सुनो। और राइट साइड में आप जो देख रहे हैं वो क्या कर रहा है? माइक्रो मैनेज कर रहा है। वो भी करेक्ट है ना? माइक्रो मैनेज कर रहा है, छोटे छोटे चीज़ के पीछे पड़ रहा है वो। Effective managers delegate. Surround yourself with the best people you can find and delegate authority and don't interfere. दो चीज बोलते हैं वो। आप किसी को एम्प्लॉय करते समय क्वालिफाइड लोगों को लाओ, ताकि वो बुद्धिमान लोग हैं जो अच्छे चीज कर सकते हैं। वो ऐसे चुनते समय से लोगों को चुनो, उसके बाद उनके पीछे मत पड़ो, उनको डेलीगेट करो, ऐसे बताते हैं। वाई यू कैन डेलीगेट? बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट दैट दे विल डू। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहेंगे। वी डोंट वांट टू बी सराउंडेड ओनली बाय यस मैन। सब लोग हम उनको बच्चे जैसे सब कुछ उनको खिलाना पड़ेगा करने के लिए, उनको भी सोचने वाले लोग चाहिए। ये नीचे पिक्चर में देखिए, ये कोई 100% कर रहा है, वो तंग आ रहा है, लेकिन उसके बदले अगर डिवाइड करके देगा वो 27%, 29%, 6% ऐसे अलग अलग लोगों को करता है, तो उसका काम आसानी से हो सकता है डेलीगेशन के द्वारा। जैसे टॉप पिक्चर में दिखाया है ना, देयर इज यूजुअली अ पॉइंट इन योर बिजनेस वेयर यू रियलाइज दैट यू कांट डू एवरीथिंग योरसेल्फ। हम सब कुछ हम अकेले नहीं कर पाएंगे। हम तो डेलीगेट मतलब है नेक्स्ट टू यू। तो इधर बताया है डोंट माइक्रो मैनेज, एनकरेज पीपल टू ब्रिंग देयर अंडरस्टैंडिंग, उनको आदर दो, उनके आइडियाज को भी। इधर डेलीगेट करने के लिए बोला है इधर। एंड इफेक्टिव मैनेजर्स डेवलप देयर एम्प्लॉयज। एक सुंदर कोट है इधर देखिए नीचे, लीडरशिप इज अबाउट मेकिंग अदर्स better as a result of your presence and making sure that the impact lasts in your absence. उसका मतलब है जैसे अभी भगवान कृष्ण जो है अपने चक्र लेकर पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध एक क्षण में पूरा कर सकते थे, वो किया नहीं उन्होंने 18 दिन अर्जुन को एम्पावर किया। उनके उद्देश्य था अर्जुन को लीडर बनाना और उनको आइडिया देते रहना, तुम ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वो करते। इसी तरह हम लोग अपने टीम के लोगों को प्रशिक्षण देकर मजबूत बनाएंगे। एक मेंबर ऑफ द टीम शुड बिकम वन लीडर। मैंने पुणे में भी ऐसे किया। मेरे पास जो भी विद्यार्थी आए जो हमारे मंदिर में ज्वाइन किए हैं, उनको भारत के अलग अलग कोने में भेजा, जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, कानपुर, कलकत्ता। क्योंकि ये लोगों ने 8 साल 10 साल ट्रेनिंग लेने के बाद अलग अलग मंदिर चलने के लिए गए हैं दूसरे कोने कोने में। इस तरह करने से क्या होता है, हमारे काम और वर्धन होगा उसका, वी कैन डू वेरी नाइसली। लेकिन अगर हम आइडिया पूरा हम ही देंगे, वो कुछ नहीं, उनको सोचने के लिए मौका नहीं मिलेगा उनको, तो वो दे विल नॉट ग्रो। एक उदाहरण बताएंगे आपको। आप जानते हैं जो कैटरपिलर, क्या बोलते हैं, कीड़ा बोलते हैं, वो कीड़ा ये कुकुन के अंदर रहता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ये कुकुन से बाहर निकलने के लिए करके बहुत तकलीफ है उसको, तो उन्होंने ब्लेड लेकर उसको कुकुन को काट दिया, ककुन को। लेकिन जब बाहर निकला वो कीड़ा, उसको थोड़ा पंखा आया था, लेकिन पूरा पंखा डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि भगवान ने ऐसे बनाया है उस कीड़े को। जब कीड़े अंदर से बाहर करके निकलता है, निकलते निकलते उसके शरीर से कुछ द्रव निकलता है। उस द्रव से वो एकदम रंग बिरंगे पंखे बनते हैं। अपने आप वो अगर थोड़ा एक्सरसाइज करके बाहर आएगा तो पंखों के साथ ऊपर उड़ सकता है।
अगर आप उसको ककुन को काट दिया, उसको स्ट्रगल करने के लिए आपने मौका नहीं दिया। समझा ना ये उदाहरण आपने? और एक उदाहरण देंगे। एक व्यक्ति के पास 2 पौधे थे, इधर एक पौधा, एक पौधा, 2 पौधा रखा था उसने। एक पौधे के ऊपर पूरा ध्यान दिया उसने, उसको पानी सिंचन किया, उसको मैन्योर जो भी खाद इत्यादि डाला, उसको ज़्यादा अटेंशन दिया उसको। दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया। जब एक बार तूफान आया, जिसके ऊपर उसने ध्यान दिया वो तूफान में गिर गया वो, और दूसरा जो था वो गिरा नहीं। वो इसको बड़ा आश्चर्य हुआ, और इतना ध्यान दिया इसके ऊपर, मैं इसके पीछे पड़ा सुबह शाम, अभी क्यों ये गिर गया वो नहीं गिरा। बाद में कारण पता चला उसको, जिसको ध्यान नहीं दिया वो अपने मूल को क्या किया उसने, ऐसे उसको पानी पीना तो दे नहीं रहा है, तो उसको ऐसे जाकर लेना पड़ेगा उसको पानी, इधर से उधर से। वो मूल बड़ा डेवलप हो गया उसका, है, क्योंकि बड़ा हार्ड वर्क करके उसका पानी पाया हुआ। लेकिन ये इसको आसानी से मिल गया इसको, इसलिए मजबूत नहीं बना वो। हाँ? इस तरह हम माइक्रो मैनेज जिसको करते हैं, छोटे छोटे जिसको हम बोलते रहते हैं, उसके अभी इसको उठाओ, इसको इधर रखो, इसको भी रखो, अब दोनों को इधर रखो, ऐसे हम बोलते बोलते जाएंगे, वो करेगा वो, लेकिन डेवलप नहीं होगा वो। हाँ, ही विल नॉट डेवलप। अगर आप सोचने के लिए उसका मौका देंगे, अभी इसको पूछता है मुझे क्या करना चाहिए, अब उसको भी पूछ लेगा अभी तुम क्या करोगे बताओ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, टाइम लगता है इसमें। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है ट्रेनिंग देने में। अनेक लोग, अभी मैं भी, हमारे अनेक लोग जो डिवोटीज हैं, उनको सेमिनार देने के लिए बोलता हूँ, मैं पीछे बैठता हूँ, देखता हूँ कैसे देते हैं, हम उनको पॉलिशिंग करते हैं ऐसे। तो बाद में ये लोग एक बार डेवलप हो गए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सो द ट्रेनिंग एंड डेलीगेशन, वी कॉल इट एज ए ट्रिपल ई, वी कॉल इट, हम ट्रेन, एजुकेट, एंगेज, एम्पावर, इस तरह डेवलप करते हैं उनको। तो इधर एक उदाहरण दिया है, इधर देखिए हनुमान, और नीचे कौन बैठा मालूम आपको कौन है वो टीम लीडर है, वो अंगद है। हताश हो गया वो, क्योंकि देखा कि इतना बड़ा समुद्र है, विशाल समुद्र है, इसको पार कैसे करेंगे। अभी वो लीडर ही ये हो गया, डिप्रेस हो गया। अब हनुमान आकर लीडर को उठा रहा है, बोल रहा है कि लीडर को कभी हताश नहीं होना चाहिए, उठो अभी, तुम हम लोगों को प्रोत्साहन दो, अभी हम कैसे कर सकते हैं, कुछ आइडिया निकालो, अगर तुम्हारे पास आइडिया नहीं है तो दूसरे से कुछ आइडिया। उनको उठाता है। तो उस समय अंगद उठ गया, सबको पूछा कौन कूद मार सकता है। ऐसे अलग अलग बोले, मैं 50 योजना, 60 योजना, 70 योजना, अलग अलग बंदर बोले हम इस तरह कर सकते हैं। तो अलग अलग ओपिनियंस उसने लिया, लेकिन बाद में बुद्धिमत्ता थे उसने क्या की, उनकी टीम के सबसे वृद्ध एक व्यक्ति था, जो जाम्बवान करके एक भालू था, वो बोला कि जो वृद्ध है वो अनुभवी व्यक्ति है, उससे हम आइडिया लेंगे। तो अब जाम्बवान ने एक आइडिया दिया। आपको मालूम है क्या आइडिया दिया उसने? हमारे ग्रुप में एक बहुत बड़ा बुद्धिमान एक वानर है जो सीता को ढूंढ निकाल सकता है। कौन? हनुमान है। तो इसने चुना जाम्बवान को आइडिया देने के लिए, और उनसे निकला आइडिया वो ही पूर्ति हुआ, आप देखेंगे। दैट मीन्स यू नो, इवन इफ आई एम हेडिंग अ टीम, there can be a better idea from the team which is better than my idea also. अंगद का कुछ आइडिया नहीं था, वो बैठ ही गया वो। लेकिन जब हनुमान ने बोला टीम मेंबर को पूछो, उनसे ऐसे आइडिया निकला, तो जिसके कारण काम हो पाया ऐसे। तो पॉइंट क्या है, वैल्यू अदर्स ओपिनियंस। और एक उदाहरण दिया मैं इधर, प्रभु रामचंद्र को संदेश मिला कि कोई विभीषण आया है आकाश मार्ग से 3-4 राक्षसों के साथ। सुग्रीव आकर भागते हुए आकर बोला कि ऐसे आया है, वो बोल रहा है कि आपके आर्मी में ज्वाइन करना है। तो प्रभु रामचंद्र समझ गए कि सुग्रीव का मनोभाव ठीक नहीं है। ऐसे मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, सुग्रीव आपका सोचना क्या है, क्या करना चाहिए हमको, उनको एडमिट करना चाहिए कि नहीं हमारी टीम में? सुग्रीव बोला, तत्क्षण उसको नीचे लाकर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो दुश्मन का भाई है, वो जासूस बनेगा, इधर से जाकर उनको संदेश दे देगा, ये मेरा मत है, ऐसे सुग्रीव ने बोला। तो उसके बाद उन्होंने पूछा, अलग अलग बंदरों को पूछा, हनुमान आपका मत क्या है? हनुमान बोले कि विभीषण आपके महान भक्त हैं, जब मैं लंका गया मैंने समझा, ऐसे वो बोले। तो और एक अंगद को पूछा उन्होंने, महेंद्र को पूछा, नील को पूछा, अलग अलग 10-15 बंदरों को पूछा भगवान ने। सब एक एक अपने अपने मत पकड़ करते हुए गए। भगवान शांत रहे, कुछ बोले नहीं प्रभु रामचंद्र। अभी सब वानर पूछने लगे, आपका आइडिया क्या है? हम लोग अपने अपने आइडिया दे दिया हमने। तब वो बोले कि ये शरणागत हुआ है मेरे पास आकर, में जो भी शरणागत होता है उसको मैं नकारता नहीं कभी।
तो उसके बाद सुग्रीव सब वानर बोल दिए ठीक है आप आपके मत को हम सब मानते हैं ऐसे। अभी वानर लोगों ने क्यों भगवान के मत को माना, इसका कारण है उसका। अगर एक लीडर अपने टीम मेंबर्स के मत को सुनने के लिए तैयार हो, उनको भी आदर देता हो, तो टीम मेंबर्स भी लीडर की बात को अंत में मानते हैं। अगर उनके आइडियाज को पास भी नहीं करता, सिर्फ सुना है, आई हियर 10 ओपिनियंस एंड देन आई टेल माई ओपिनियन, ऑल द 10 पीपल अग्री दैट कम से कम हमारा मत को सुना है इसने, तो वो मान लेते हैं। अगर हम पहले से बोल देते हैं अरे समय की बर्बादी नहीं करना चाहता मैं, आप लोग ज़्यादा जानते नहीं हो, मैं पूरा जानता हूँ, मैं इतने साल से अनुभवी हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ ये आइडिया ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, सब लोग मानते हैं। क्या सब लोग मानेंगे? सब लोग कोऑपरेट करेंगे? सब लोग कोऑपरेट करेंगे आपके आइडिया को फेल करने के लिए, बोलेंगे कि हमको सुना नहीं आपने। इसलिए हम दूसरों के मत को आदर देना चाहिए। अभी दूसरा पॉइंट, अप्रिशिएट अदर्स एबिलिटीज। इधर पिक्चर में आपको दिख रहा है, इधर जामवान जब चुना उन्होंने हनुमान को, हनुमान की प्रशंसा करने लगे। बाय अप्रिशिएटिंग अदर्स यू एम्पावर देम टू बिकम मोर पावरफुल। अभी हनुमान का साइज बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना आपको, हनुमान का साइज कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि जामवान के प्रोत्साहन से। उसके बाद वो काम कर पाए, उनको जो दिया गया सीता को ढूंढने की काम। सो हम भी, इन इंग्लिश दैट्स अ वेरी नाइस स्टेटमेंट, व्हाट यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स, ऐसे कहा होता है इंग्लिश में। इसका मतलब है जिस विषय के ऊपर आप ध्यान देते हो, उसको अप्रिशिएट करते हो, वो बढ़ता है। जैसे ब्लॉटिंग पेपर में अगर आप एक इंक पेन लेकर रखो करके वो स्प्रेड होता है। इसी तरह दो तरह के मैनेजर होते हैं, एक है सिर्फ दोष देखता है, दूसरा है अच्छाई को भी देखता है, अप्रिशिएट करता है। तो अप्रिशिएट करने से क्या होता है, उनके मन में गूंजता रहता है, मेरे बॉस ने ये पॉइंट मुझे अप्रिशिएट किया, वो भी बहुत अच्छा आदमी है, मैं उसके लिए थोड़ा और हार्ड वर्क करूँगा ऐसे। लेकिन हम लोगों के मन में एक विचार उठता है कि अगर हम गलतियों को दिखाएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। सो देयर आर टू टाइप ऑफ मैनेजर्स, कैच देम डूइंग रॉन्ग और कैच देम डूइंग राइट। कुछ कुछ कंपनीज में उनके येलो कार्ड होता है, रेड कार्ड होता है। कुछ कंपनीज में अगर उन्हें राइट किया तो उनको एक येलो कार्ड देते हैं, बाद में इंसेंटिव मिलता है उनको ऐसे। लेकिन मतलब क्या है इसका, वी ऑल्सो हैव टू से बोथ, गुड अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए, गलतों को दिखाइए, लेकिन गलतों को इसलिए दिखाना चाहिए सुधार लाने के लिए, नॉट फॉर क्रिटिसाइजिंग देम। इधर से मैं 5 स्लाइड्स में मैं दिखाया हूँ कि कैसे मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप इज स्वीट। तो इधर कृष्णा इज मास्टर, अर्जुना इज सर्वेंट, लेकिन उनका संबंध एक टीम में अच्छे होने से सब लोग अपने इंस्पिरेशन मिलने के कारण हृदय को लाते हैं। दे पुट देयर, देखिए अगर इफ दे ब्रिंग देयर हार्ट दे विल ब्रिंग एवरीथिंग एल्स, along with the heart comes mind and hands, legs, everything comes। जैसे इधर एक नेल्सन मंडेला का एक अच्छा स्टेटमेंट है इधर, इट इज बेटर टू लीड फ्रॉम बिहाइंड एंड पुट अदर्स इन फ्रंट, especially when you celebrate victory, when nice things occur, you take the front line when there is danger, then people will appreciate your leadership। इधर देखिए 2 पिक्चर दिखाया मैंने, आप लोग एक शब्द जानते हैं, ट्रस्ट एंड रस्ट। कृष्ण और अर्जुन का संबंध में विश्वास पात्र संबंध था, और शल्य और कर्ण के बीच में संबंध विश्वास पात्र नहीं बना। उसका कारण है मैं आपको बताऊंगा। देखिए जब शल्य अपने हाथ में अश्वसेन नाम का एक नागास्त्र लेकर अर्जुन की ओर चलाने वाला था, उस समय शल्य ने बोला कर्ण को, हे कर्ण, मैं तुमको सुझाव देता हूं कि तुम गर्दन की ओर निशान मत लगाओ, इधर निशान लगाओ, क्योंकि इधर लगाओगे थोड़ा इधर फिसल जाएगा, टारगेट मिस हो जाएगा। तो अब कर्ण ने बोला, अरे तुम कौन मुझे आइडिया देने वाला, तो मैं सब जानता हूँ, तुम तो सारथी हो, चुपचाप रहो, तुम्हारा काम करो, ऐसे बोला। तो शल्य ने बोला, मैं मद्रास, उन दिनों में मद्रास का मतलब है तेलंगाना, आंध्रा और तमिलनाडु मिलाकर मद्रास बोलते थे उसको। उसका राजा था वो शल्य। वो बोला कि मैं सारे मद्रास का राजा आया हूँ, दुर्योधन ने बोला करके मैं तुमको सारथी बना, क्या सोचा मेरे बारे में? तुम दोनों को ईगो प्रॉब्लम हो गया, दोनों का ईगो टसल हो गया। तुरंत शल्य बोला, अभी निकल के जा रहा हूँ मैं, युद्ध वो छोड़कर चला गया वो। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग रिलेशनशिप। संबंध में जो है वो जंग पड़ गया उनके संबंध में, दोनों अहंकार के वश में आ गए दोनों ऐसे। उसकी दूसरी ओर क्या हुआ मालूम है आपको?
जब ये नागास्त्र गया अर्जुन के मुकुट को ऐसे उतार कर नीचे डाल दिया जमीन में, और सब रत्नों से मंडित मुकुट सब रत्न सब बिखर गए जमीन में। तब अर्जुन ने कृष्ण को बोला, हे कृष्ण, आप कैसे चला रहे हो रथ? आप देखिए मेरे मुकुट नीचे गिर गया, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अपमान हो जाएगा मेरा। तब कृष्ण बोले कि अर्जुन, तुमको मालूम नहीं, मैंने तुम्हारे रथ को 1 फुट नीचे दबाया, इसलिए तुम्हारा मुकुट गया, नहीं तो तुम्हारा गर्दन जाता था नीचे। ऐसे बोले। तब अर्जुन समझ गया कि इतने तेजी से बाण आया, मैं समझ भी नहीं पाया इसको। तो कृष्ण की ओर उनके आदर और प्रेम और बढ़ गया उसके कारण। वो बोला कि हे कृष्ण, मैं क्या जानता हूँ, आप सब जानते हो, तो आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, बोला उसने। तो कृष्ण अर्जुन की साइड में संबंध मजबूत हुआ, शल्य करने के साइड में संबंध टूट गया उनका। इस तरह हम लोग भी जब लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, हमें सोचना चाहिए कि मेरा अनुभव है, खुद मैं बताता हूँ आपको, कुछ लोगों के साथ मेरा व्यवहार ऐसे होने के कारण है बातचीत में, तो वो लोग ऊपर ही ऊपर आदर देंगे, ऐसे सब बोलेंगे, लेकिन हम मन खोलकर नहीं बात करेंगे, बिकॉज द रिलेशनशिप इज ट्रेन्ड। और जिनका अच्छा संबंध है वो लोग मन खोलकर बात करेंगे। तो इसलिए हम ये महत्वपूर्ण चीज है कि इज इट अ ट्रस्टिंग रिलेशन और अ रस्टिंग रिलेशन, ये सोचने की बात है। अनदर वन, मास्टर सर्वेंट दे सॉल्व द प्रॉब्लम्स एज वन यूनिट। जैसे घर में पति पत्नी एक यूनिट है, दोनों सोचना चाहिए कि योर सक्सेस इज माई सक्सेस, ऐसे सोचना चाहिए। इस तरह कंपनी में भी एक टीम लीडर और टीम, वो लोग सोचना चाहिए कि वी आर ऑल इन द सेम बोट। हम लोग साथ में जाए, ऐसा नहीं कि बोट के 5 लोग ऐसे चला रहे हैं, 5 लोग पीछे ऐसे चला रहे हैं, ऐसा ना हो, सब टीम साथ में जाना चाहिए। तो वी आर ऑल लाइक वन यूनिट। इधर अर्जुन ने कृष्ण को बोला कि अगर मुझे बदनाम आएगा तो बदनाम आपको भी मिलेगा, मुझे अच्छा नाम आएगा, यश आएगा तो आपको मिलेगा, क्योंकि हम दोनों एक यूनिट है, ऐसे बोला अर्जुन ने उनको। शायद आप लोग जानते होंगे, ये डॉक्टर कलाम हैं और उनके बॉस बहुत फेमस लीडर है सतीश धवन। तो 1970s में सतीश धवन जी एक रॉकेट की चलाने की तैयारी चल रही थी, तब डॉक्टर कलाम उनके टीम में थे। तो सतीश धवन जी ने बोला था कि सबको ये रॉकेट को हमें नहीं चलाना चाहिए जब तक कंप्यूटर प्रोग्राम पक्का होता है, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम में कुछ गलतियां थी और टीम में 7-8 लोग थे। धवन जी को पूछे बिना वो लोगों ने रॉकेट को चला दिया लास्ट मिनट, उसके कारण नुकसान हुआ, करोड़ों रुपया की नुकसान हुई। तो न्यूज़पेपर वाले आ गए, बोले कि अरे इतना पैसा, पब्लिक पैसा लिया आप लोगों ने, इसको वेस्ट कर दिया। तब सतीश धवन जी ने बोला, सबको बोला आप लोग पीछे हट जाओ, मैं संभाल लूंगा इसको। तो सामने आ गए हम, तो न्यूज़पेपर वालों को इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि सॉरी, वी आर वेरी सॉरी, वी विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम। 1980 में उनका लॉन्च होते समय सतीश धवन जी ने वापस बोला टीम को, इस बार आप लोग सावधान रहना, और उनके गाइडेंस में अच्छे तरीके से रॉकेट लॉन्च हुआ, पक्का लॉन्च अच्छा हो गया वो। उस समय डॉक्टर कलाम ने इनको बुलाया, चलिए आप अभी न्यूज़पेपर वाले आए हैं, अनेक पेपर वाले आए हैं हमको मिलने के लिए। तब धवन जी ने बोला कि नहीं, आप लोग टीम वाले जाओ, मेरी ज़रूरत नहीं है, इस बार सक्सेस हो गया तो यू ऑल कैन शेयर योर एक्सपीरियंस करके उनको आगे भेज दिया, वो पीछे रह गए। तो ये बहुत बड़ा असर पड़ा कलाम जी के ऊपर। इसके बारे में न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा आर्टिकल था। डॉक्टर कलाम का बोलना क्या था, एक आदर्श लीडर जो होता है, व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम और डेंजर, वो सामने आ जाता है, अपनी टीम को पीछे रखता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है, ही इज रेडी टू टेक द ब्लेम। और जब सक्सेस आता है, उनको अनेक बोकेस मिलते हैं, उसको टीम मेंबर्स को डिवाइड करता है, सब लोग ले लो। ऐसे सक्सेस में टीम को सामने रखता है, फेलियर में खुद को सामने रखता है। तो इस तरह का लीडर साधारण लीडर नहीं है, ऐसे बोला। ये समझ में आ रहा है बात, क्लियर है ना? दैट इज द पॉइंट हियर, मास्टर एंड सर्वेंट सॉल्व प्रॉब्लम एज वन यूनिट। तो उनके टीम वालों को इतना पसंद आया हो, वो बोले कि हमारा लीडर पक्का लीडर, हम उसके लिए जान देंगे। ऐसे हैं, डायग्नोज फर्स्ट, प्रिस्क्राइब नेक्स्ट। इसका मतलब है, तो पहले भी हमने बताया था ध्यानपूर्वक सुनने के बारे में। मेरे एक फ्रेंड थे, वो कॉलेज के दिनों में उनको खांसी हो रहा था। उनके कॉलेज में ऐसे ही कमरे से अंदर डॉक्टर को पूछा, मैं प्लीज मैं कम इन, डॉक्टर ने बोला आओ करके।
तो इधर से उधर चलते चलते ऐसे काशी हो रहा था उनका। इधर से उधर पहुंचे, डॉक्टर ने तुरंत एक प्रिस्क्रिप्शन लिखकर फाड़ कर दे दिया, लेके जाओ खरीद लो उसको। तो इन्होंने बोला कि डॉक्टर को, डॉक्टर आपने सुना नहीं है मेरा प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर बोला नहीं नहीं, तुम्हारे काशी से पता चल गया तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम लेके जाओ खरीद लो उसको। इधर से उधर गया मेरा फ्रेंड, बाहर जाकर उस प्रिस्क्रिप्शन को कचरे के डब्बे में डाल दिया, लेके नहीं गया वो। कोई बता सकते हैं क्यों ऐसे किया? कारण क्या है उसका? Anybody want to give a try? Anybody? He was not diagnosed for the problem which he was having. He was not diagnosed. उसका व्याधि क्या है वो डायग्नोस नहीं, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आपके खांसी से मैं समझ गया, बोला उन्होंने, तो क्यों फेंक दिया वो कचरे के डब्बे में? उसका मतलब है मेरे फ्रेंड को लगा कि इसने मेरे व्याधि को ठीक तरह से जाना नहीं, इसलिए प्रिस्क्रिप्शन जो दिया है वो काम में नहीं आएगा मुझे। इसका मतलब इस दुनिया में हम जब तक दूसरों को सुनते नहीं, हम जो सॉल्यूशन देते हैं लोग सुनेंगे नहीं। अभी अगर दो लोगों के बीच में मतभेद है, उदाहरण के लिए ए और बी, ये आपके पास आया, बी के प्रॉब्लम क्या है बोल दिया आपको, आपने सुन लिया, ए को सुन लिया आपने, दोपहर के टाइम बी आता आपके पास, आप बी को बोलोगे नहीं 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 ये नहीं पूरा बोल दिया, तुम्हारे बीच में क्या हुआ प्रॉब्लम हुआ हमने समझ लिया, तुम वापस उसको बोलने की जरूरत नहीं बोलेंगे, तो बी मानेगा? नहीं माने। क्यों? कारण क्या है उसका? कारण क्या है? अभी ये प्रॉब्लम समझे ना आप, दो लोगों के बीच में कुछ मन मुटा हुआ, तो ये आपको समझा दिया क्या प्रॉब्लम था, लेकिन बी भी समझाना चाहता है। क्यों बी वापस समझाना चाहता है आपको? व्हाट इज द रीजन? अपना पर्सपेक्टिव बताना चाहता है, तो हमको सुनना पड़ता है। अगर हम नहीं सुनेंगे तो वो सोचेगा कि यू आर पार्शियल, आप पक्षपात करते हो, आप ये को पसंद करते हो, तो हमारी बात आपने सुना नहीं, इसलिए गलत निर्णय पर आप पहुंचे, ऐसे बोलेगा। सो देयरफॉर डायग्नोज फर्स्ट, प्रिस्क्राइब नेक्स्ट, लिसन फर्स्ट, स्पीक नेक्स्ट। देखिए कैसे डायग्नोज किया इधर कुरुक्षेत्र रणभूमि में। शुरुआत में अर्जुन ने कृष्ण को बोला कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ लेके जाए, ये लेके गए दोनों सेना के बीच में, चुपचाप रहे। तो तब अर्जुन रोने लगा और धनुष बाण छोड़ दिया, नीचे रख दिया, बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। 5 कारण बताया उन्होंने, कृष्ण ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुनते गए। 5 कारण बोलने के बाद अर्जुन ने सोचा कि ये तो युद्ध धर्म युद्ध है, मुझे करना चाहिए, इन लोगों को मारना चाहिए, लेकिन मैं मार नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे चचेरे भाई हैं, मेरे भाई ऐसे लोग हैं, मैं सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए। तो वो रोने लगा, बोला कि मैं जीतूं नहीं तो जीते जाऊं, नहीं तो मारूं नहीं तो मर जाऊं, इधर मुझे पता नहीं। तो ऐसे बोलकर कृष्ण का शरण लेकर बोला कि आप ही मुझे उपाय बताइए, आप मेरे गुरु बनिए। उसके बाद कृष्ण अपना बात चालू करते हैं। दैट मीन्स नेवर गिव एडवाइस इफ यू आर नॉट हायर्ड। जब तक आपसे कोई सुझाव नहीं मांगता, आप अनावश्यक डोंट बिकम अ सेल्फ अपॉइंटेड एडवाइजर टू गो एंड गिव एडवाइस टू एनीबॉडी, दैट विल फॉल इन डेफ ईयर्स। तो कृष्ण जानते थे शुरुआत में अगर मैं उपदेश दूंगा अर्जुन को, सुनेगा क्या? वो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसका खुद का ही दूसरा आइडिया है उसका। तो उसके सब आइडियाज को सुना, देखा कि वो सब आइडियाज फेल हो गए, अभी वो हताश हो गया, धनुष्मान छोड़ दिया, अभी आगे क्या करना उसको मालूम नहीं, अभी वो पूछ रहा है क्या करना था, बोला उन्होंने। दैट मीन्स क्रिएट हंगर एंड देन गिव फूड। पहले भोजन खाने के लिए पेट में क्या होना चाहिए? भूख होना चाहिए, उसके बाद हमें भोजन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब भूख नहीं आप भोजन देंगे तो उसको रिजेक्ट कर देंगे लोग। लिसन फर्स्ट, स्पीक नेक्स्ट, वो किया उन्होंने। And empower subordinates to express without hesitation. कृष्ण ने भी अर्जुन को बहुत फ्रीडम दिया एक्सप्रेस करने के लिए। अर्जुन ने एक्सप्रेस किया। अर्जुन ने पूछा कि आप मुझे बोल रहे हो भीष्म को मारो, द्रोणा को मारो, ऐसे क्या आप सर कर सकते हैं क्या? ऐसे उनको प्रश्न पूछा। इसका मतलब साहस के साथ अर्जुन कृष्ण को पूछने के लिए इतना फ्रीडम था उनके पास। नाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स फियर टू चैलेंज द सुपीरियर्स, करेक्ट है ना? वो क्यों डरते हैं? क्योंकि सुपीरियर नाराज हो जाएंगे करके।
अगर हमारा सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बहुत परिवार जैसे संबंध निकट हो, कुछ कुछ माता पिता बच्चे को ऐसे बड़ा करते हैं, बच्चे माता पिता को खुले पूछ सकते हैं। देयरफॉर वी शुड बी एबल टू गिव लॉजिकल रीजन व्हाई एम आई सेइंग व्हाट आई एम सेइंग। बी फियर्स आर माइल्ड। शास्त्र बताते हैं कि यू हैव टू कंबाइन बोथ। इधर जो बोल रहा है वो भाग ही गए दोनों, ये सुनने वाले नहीं है। An employee's motivation is a direct result of the sum of interactions with his or her manager. ऐसे बोलता है। इसका मतलब है एक एम्प्लॉय के अंदर जो मोटिवेशन है वो अलग अलग टाइम अपने मैनेजर के साथ उनका इंटरेक्शन जो हुआ है, सम आर प्लेजेंट सम आर अनप्लेजेंट, उसको टोटल करेंगे आप, प्लस माइनस करेंगे, उधर से उनको मोटिवेशन मिलता है। इसका मतलब है पॉजिटिव इंटरेक्शन शुड बी मोर, नेगेटिव इंटरेक्शन शुड बी मिनिमल। लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। 4 तरह के पेरेंट्स हैं। इधर नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स हैं। इधर देखिए वो कंप्यूटर में बैठी है, बच्चे को कुछ खिला रही है और बच्चा लॉलीपॉप कर रहा है, देखिए। सिमिलरली कुछ कुछ लीडर्स होते हैं अपने टीम में क्या हो रहा है उनको पता भी नहीं, वो अपने ही दुनिया में हैं। बाद में उनके ऊपर वाले पूछेंगे क्या हो रहा है, तब पूछेंगे क्या कर रहे हो आप लोग, तब पूछेंगे। ऐसे हैं, ऐसे। अभी दूसरे नेग्लेक्टफुल लीडर होते हैं जो आपस में झगड़ा करते हैं, दूसरे लीडर्स के साथ झगड़ा करते हैं वो, हाँ, उसके लिए टाइम बिताते हैं। तो टीम को एम्पावर करने के बदले इसके साथ जमता नहीं, उसके साथ जमता नहीं, इसके साथ झगड़ा, उसमें समय बीत जाता है। ऐसे देखिए बच्चे कान बंद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कभी कभी टीम मेंबर्स तंग आ जाते हैं ऐसे। और परमिसिव लीडर का मतलब क्या है, ये इधर माता 100 रुपये दे रही है बच्चे को, उसको लग रहा है कि अगर मैं इसको चॉकलेट के लिए पैसा नहीं दूंगी हमारे प्रेम में रुकावट आ जाएगा, इसलिए जो भी बच्ची डिमांड करती है देना ही पड़ेगा मुझे। वो लोग एकदम नरम होते हैं, बच्चे उनको नचाते हैं ऐसे माता पिता को। ऐसे कुछ लीडर्स होते हैं जो सोचते हैं कि किसी को दुखाना नहीं चाहिए, और सबऑर्डिनेट्स काम करे या ना करे हम कुछ नहीं बोलेंगे उनको। कुछ लोग इतने सॉफ्ट होते हैं बोलने के लिए उनके अंदर साहस नहीं है। सो शुड वी बी बोल्ड और शुड वी बी पोलाइट? आप बताइए, शुड लीडर बी बोल्ड? कितने लोग बोलते हैं बोल्ड होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए? बोलिए, हाथ ऊपर कीजिए। हमने फील द मैनेजर बी बोल्ड, ओनली 1, ओनली 2, 3 आई वी हैव टू बी बोल्ड। अगर आप बोल्ड नहीं बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा उनको? हमने फील नो 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 वी शुड बी सॉफ्ट एंड पोलाइट। ऐसे कितने लोगों को लगता है? Leader should be soft and polite. Leader should have a combination of these two, fierce and mild. भीष्म पितामह बोलते हैं युधिष्ठिर को, fierce and mild, bold and sensitive, courageous and considerate. हाँ, दोनों क्वालिटी जो मिला सकता है वो ही लीडर है। बिकॉज बोल्ड और करेजियस ये सब रजोगुण में आता है, and polite, considerate, sensitive वो सत्वगुण में आता है। उसको कंबाइन करेंगे तब राज ऋषि बनेंगे। करेक्ट ना? यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। लेकिन ये क्या करते हैं, ये पोलाइट साइड में है ये लोग हैं। इतने माता पिता इतने डीले छोड़ देते हैं। अभी देखिए इनका टीम माता जो कड़ी है वो लीडर है, वो सब लोग मजे में है लेकिन काम नहीं होता है। ऐसे कुछ टीम होते हैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं वो लोग। लीडर भी बिंदास, टीम भी बिंदास, और ऊपर वाले चिल्ला रहे हैं अरे आपका टीम कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे हैं। तो ये ऐसे परमिसिव लीडर हैं, इधर नेग्लेक्टफुल लीडर हैं, ये 2 लोग बोला मैंने। अभी तीसरा अथॉरिटेरियन लीडर जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं, वो लोग बहुत पीछे पड़ते हैं, चिल्लाते हैं बहुत, तो उनका संबंध नहीं है, अच्छा नहीं है, इंस्पायर नहीं कर पाते वो, जैसे माता बच्चे को इंस्पायर नहीं कर पाती। लेकिन 4th टाइप ऑफ लीडरशिप इज बेस्ट। क्या है वो? माता बच्चे को बोल रहे हैं बेटा 5 बजे खेलने के लिए जाओ, 6 बजे आ जाना चाहिए, तो 6 के बाद तुमको पढ़ाई करने का। बच्चा भी ऐसे हाथ दिखा रहा है, बोल रहा है कि 5 से 6 में खेलूंगा लेकिन तुम बीच में नहीं आने का। हाँ, अभी बोलता है तो मेरा फ्रीडम के टाइम मुझे फ्रीडम दो, और जब काम करना तो मैं काम करूंगा। तो दोनों का अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। दिस इज द बेस्ट लीडरशिप। उसका मतलब है अथॉरिटेटिव लीडर मीन्स पोलाइट एंड फर्म। हाँ, नरम भी होना चाहिए। तो लास्ट वन है which is interference. Non-interference means give breathing space to others without finding faults in them and use your own breathing space to faithfully live out God-given principles. ठीक है, वो बता देता हूँ, उसका एक पॉइंट है। एक बार मैं एक इनोवा कार में पीछे बैठा था, तो फ्रंट सीट में जो बैठा हुआ व्यक्ति उसने चेयर को पीछे किया और ऐसे बेंड किया चेयर को,
पूरा हमारे चेहरे के ऊपर आ गया ऐसे हैं, हम श्वास नहीं ले पाए। उसको चिल्लाया मैंने, अरे सीट को स्ट्रेटन करो और थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा जगह दो इधर भी बैठने के लिए। सो ही वॉज फिजिकली टेकिंग माई स्पेस, समझना आपने। इसी तरह हम कभी कभी दूसरों के इमोशनल स्पेस को हम चोरी करते हैं। हाँ? हर एक का एक सर्कल होता है, प्राइवेसी सर्कल, उसके अंदर हमें घुसना नहीं चाहिए। एवरीबडी वांट्स सम। ऐसे देखा जाए तो परिवार में भी पति पत्नी बच्चे जो होते हैं, उस जमाने में हमारे माता पिता, आप देखेंगे कि बच्चों के प्राइवेसी को भी थोड़ा आदर दिया उन्होंने। दे वर नॉट बिहाइंड। आजकल मोबाइल होता है, दिन में 3 बार फोन आता है बच्चों का। टू मच, एवरीबडी इज एंक्रोचिंग ऑन ईच अदर्स प्राइवेसी। तो थोड़ा फ्रीडम चाहिए हर एक व्यक्ति को, ताकि वो श्वास लेने के लिए उसके लिए समय है। इस तरह इधर बताया गया है, गिविंग ब्रीथिंग स्पेस टू अदर्स विदाउट फाइंडिंग फॉल्ट का मतलब क्या है? ठीक है, मैंने ये काम दिया, उसके लिए समय दिया, ये 1 महीने में करो, तो हम 15 दिन के बाद पूछते हैं, थोड़ा टाइम मिलते समय एक रिपोर्ट भेजो कैसे चल रहा है तुम्हारा। इतना ही बोलने का, और वो लोग रिपोर्ट करेंगे, ऐसे अकाउंटेबिलिटी होगा। अगर हम हर छोटे छोटे चीज़ में जाकर इंटरव्यू करते हैं, अभी कितना हो दिखाओ दिखाओ, जो पीछे पड़ते हैं, माइक्रो मैनेजिंग से लोग तंग आ जाते हैं इससे। सो गिविंग द ब्रीथिंग स्पेस टू अदर्स and use your own breathing space to faithfully live out God given principles. Thank you very much. 4:30 भी पूरा करना, थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ। Can I take 5 minutes? Some question answers, no problem. Okay, anybody want to ask any question or share any point? You can do 3 things. You can share your reflection from your own experience as a manager with other people will benefit also. All of us can benefit. Or you can also recollect a point from the class. That is also good. Or you can ask a question. Okay? Any of the 3. Yeah, I can give that. सुग्रीव जब पानी को पत्थर से बंद करके बाहर आ जाता है और पानी का तो सही उसको लगता है और वो देखता भी ये सब सही चीजें हो गई, तब मुझे लगता है कि बाली सही है, क्योंकि उसको डिफेंस मोड में या ऑफेंस मोड में ही होना चाहिए। अगर वो डिफेंस में आएगा तो उसको नुकसान भी हो सकता है अगर उसकी बात सही है। ठीक है, तो इस चीज को हम पॉजिटिवली ले सकते हैं। कैसे लेना चाहिए इसको? ठीक है, देखिए, अगर मैं वाली के स्थान में मैं होता तो मैं क्या करूँगा, सीधा भाई को बुलाऊंगा सभा के बाहर, चलो महल में चलो, थोड़ा बात करना है तुमसे। बैठेंगे उसके साथ, हम पूछेंगे कि देखो मैं गुफा के अंदर था, तुमने हमको बंद कर दिया, तुम्हारे मन में क्या विचार था, तुम्हारे मन को खोल कर बताओ। ऐसे मैं पूछूंगा उसको। और इतना ही नहीं, तुम गुफा को भी बंद कर दिया, इधर आकर राजसिंहासन में बैठ गया, शर्म आता नहीं तुमको? तुम्हारा बड़ा भाई हो और मुझे बोले बिना तुम मुझे मारने की योजना बनाया और खुद भी राजसिंहासन में बैठ गया। ऐसे मैं पूछूंगा, तब सुग्रीव मुझे समझाएगा। बोले कि नहीं नहीं भैया, ऐसा मत सोचो, मैंने सोचा कि आप मर गए, असुर बाहर है, मैंने ऐसे किया। वो समझ आएगा। वो समझने के बाद मैं उसको विश्वास करूंगा। और इतना ही नहीं, छोटा भाई बोल रहा है, बड़े भाई आप आ गए, अभी हम सब खुश हैं, आप ही राजा रहो, मैं आपके सेवक रहूंगा। अगर वो बोलता है तो दोनों खुश। इसके लिए क्या करना था उसको, वाली को क्या करना था, उसको सुनना था बस। तैयार था क्या सुनने के लिए? वो प्रॉब्लम था। Therefore listen and then conclude. Don't conclude without listening. ये point है, clear है? Yeah, thank you. Anybody else want to say anything? Anybody else wants to say anything? Any reflection? Anything you wish to share? Yeah. Here all these presentations and this presentation with respect to this whatever the happening with the Ramayana Ramayana, Mahabharata. and Mahabharata. But do you think really in this past world, is it really correlated, and whether this will work right now? It will correlate and try to improvise with respect to this. Because it seems there's a huge competition and huge time lag. So what is your opinion? And if yes, how one can change and adopt this way of thinking and self? Yeah, good question. Yeah.
देखिए इधर आपने आज जो भी विषय सीखा ये ऐसे यूनिवर्सल लॉस के ऊपर डिपेंडेंट है। ये सब यूनिवर्सल लॉस का मतलब कि अगर मैं आपको चिमटी देता हूँ आपको दर्द होता है, अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी जाकर चिमटी दो सबको दर्द होगा वो। अगर इधर आपको मैं गुलाब जामुन देता हूँ तो अच्छा लगता है, इसी तरह अमेरिका में, लंदन में जाकर कुछ स्वीट दो सबको अच्छा लगता है। इस तरह की यूनिवर्सल लॉ का मतलब है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है वो। इधर ऐसा कुछ भी हमने नहीं सीखा जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, हर एक पॉइंट ऐसे। मैं आपको, आप लोगों को पूछता हूँ, अगर आपके ओपिनियंस को कोई आदर देता है तो कितने लोगों को अच्छा लगेगा? हाथ ऊपर कीजिए, करेक्ट है ना? अगर कोई मानता है तो करेक्ट है ना? अगर आपको अनादर करता है तो किसी लोगों को बुरा लगेगा, हम सबको बुरा लगेगा। इसलिए ये सब दीज आर ऑल यूनिवर्सल लॉज। जैसे अगर मैं पत्थर को यूपर फेंकूंगा आकर वो हिट करने ही वाला है, वो नीचे आएगा वो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है। इसी तरह इधर हम शास्त्र से भी जोड़कर इन यूनिवर्सल लॉज को हमने बताया, हम उधर से भी बताया, आधुनिक दुनिया के तौर पर भी हमने बताया, दोनों बताया हमने। अभी इन विषयों को हम लागू करके अपने जीवन में देख सकते हैं। मैंने खुद किया है, जैसे मैंने बताया 1995 में पुणे में आया मैं, 1997 में हमको अध्यक्ष बनाएगा पुणे मंदिर के। 1997 से लेकर अभी तक हम मंदिर, जो पुणे में अभी 4-5 मंदिर हो गए, छोटे बड़े सब मंदिर हो गए। अब इन मंदिरों को चलाते समय जैसे मैंने बताया आपको, सब वॉलंटरी सेवक्स सब लोग, और बड़े मात्रा में सेवाएं चल रहा है उधर, लेकिन इनके द्वारा काम करवाना हो, मैं समझ गया कि वी हैव टू ब्रिंग अबाउट इंस्पिरेशन। अभी पैसे देकर काम करवाना और पैसे के बिना काम करवाना, दोनों में बड़ा फर्क है, करेक्ट है? तो उसी समय में ये सब सीखा, इन विषयों को सीखा हमने ऐसे, और हम देख रहे हैं कि इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने से सब लोग शांति से, सुख से कर पा रहे हैं, अपनी सेवा भी कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। पीपल आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मैं भी खुश हूँ, वो भी खुश हैं, और काम भी एकदम जोरदार चल रहा है, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से, क्योंकि दिस यूनिवर्सल लॉज आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। जैसे अगर कोई आपकी एबिलिटीज को अप्रिशिएट करता है, ओपिनियन को अप्रिशिएट करता है, निस्वार्थ भावना से आपको हेल्प करता है। अभी हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, अगर मैं निस्वार्थ होकर हम एम्प्लॉयज के लिए कुछ करेंगे, अगर वो लोग रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, वो लोग लेते जाते हैं कुछ करते नहीं, ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसे लोग पूछते हैं। एक्चुअली हम, you don't have to do only selfless work, you also do a little bit and see how they respond। आप देखेंगे कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं लोग उसका, लोगों के अंदर। जैसे हम लोग, अपने माता पिता ने हमसे अपेक्षा नहीं की, फिर भी हमें करने की इच्छा हो रहा है हमारे मन में। वो कैसे हो रहा है? बिकॉज वी हैव रिसीव्ड, उनसे रिसीव करने के बाद हमको करने की मन में इच्छा उठता है ऐसे। तो इन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए यू कैन हैव अ कॉपी ऑफ भगवद गीता। अभी इधर यू कैन टेल अबाउट दैट, वी हैव आई थिंक सम बुक्स। You can tell what books you are giving. You can just एक बुक सेट दे रहे हैं सबको। अंकल आई थिंक फ्लैश में गिवन भगवद गीता ऑलरेडी हम लोगों ने दिया है, आपके पास है, जैसे प्रभु ने बताया कि काफी लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ भगवद गीता वी रन आवर बिजनेस एंड एवरीथिंग। सेकंड थिंग, टुडे वी हैव गॉट बुक्स फॉर दिस क्राउड एक्चुअली द स्ट्रेस इनटू स्माइल। We are already stressful actually. Prabhuji wrote that book based on the corporate culture basically. It's completely based on corporate principles, on the basis of principles of Bhagavad Gita. So we are facing problems, and that is beauty of book is that there are some kind of the case studies have been given actually. So we can implement in our regular life. Okay, how I do this? Okay, I do this in this way, that way. Suppose for one thing, the things maybe 3 or 4 different ways are there actually. But how it is going to affect on our life and on our team members also? That Prabhuji has fantastically put those points. So these are coming from the principles of Bhagavad Gita basically. So Stress into Smile is a book we are going to give here, and then another book is called Path of Perfection. For your other colleagues actually we have chosen that book, so we are going to give that book also. So that is a perfect path. Always when they were there and confused, right? So that way they can choose the right path and they can help you. So we are trying to bring the Bhagavad Gita. From the last time we are given. So today we are giving the books. So Path of Perfection and Stress into You don't have a table also. No, not today. Last time we did actually. Last time we did. So the balance will go with this book. ऐसे आप में से किसी के पास भगवद गीता नहीं है आपके पास? Anybody does not have a Bhagavad Gita copy with you? Anybody? There are 1 to few. Actually, if they want to get it online also, you can give. Yeah. You can contact the HR person. We will arrange to send you if you want. क्योंकि एक्चुअली गीता जो है बेसिक बुक है। गीता अगर आप 1 पेज भी पढ़ेंगे रोज 5 मिनट्स हर दिन आप पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक अ ओशन, द ओशियनिक विजडम यू विल गेट बाय दैट।
एंड ऑल्सो दूसरा चीज़ हम करते हैं, वी कॉल इट एज अ सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट। पहले है मैं कौन हूँ, मैं अभी आत्मा है, मन है, शरीर है। अभी शरीर और मन आत्मा के ऊपर निर्भर है, और मन के अंदर हमारे अच्छे बुरे इच्छाएं हैं और शरीर उसको आकार देता है। इसलिए हम सुधारने वाली चीज़ मन है, उसको कैसे सुधारा जाए वो गीता में उसके लिए ज्ञान है। हम लोग बहुत सरल तरीके से नाम जप करते हैं, इसमें माला में जप माला में नाम जप करते हैं, और नाम जप से चित्त शुद्धि बहुत जल्दी होता है। और साथ साथ हम गीता पढ़ने से अनेक विषय, गीता में सेल्फ मैनेजमेंट है, माइंड मैनेजमेंट है, एंगर मैनेजमेंट है। एक दिखा सकता हूँ एक स्लाइड, 1 मिनट जरा आप देख सकते हैं। फाइंडिंग हेल्प इन भगवत गीता। भगवत गीता में क्रोध के बारे में है, भय के बारे में, काम के बारे में, पापों के बारे में, कंफ्यूजन, प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस। श्लोक नंबर है, अध्याय नंबर है, श्लोक नंबर है। डीलिंग विथ एनवी, फॉरगेटफुलनेस, प्राइड, डीलिंग डेथ ऑफ अ लव्ड वन, ग्रीड, सीकिंग हेल्प, पीस, डिमोटिवेटेड एंड लेजीनेस, सो मेनी। ये सब ये गूगल में भी मिलता है। गूगल, हाउ डू यू गेट इट? दिस वन, गूगल सर्च, you can share with the अच्छा। So we will share this. You have a copy of Bhagavad Gita and go through these sections. इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे। Thank you. So thank you for your rapt attention and very enthusiastic participation. I live in Katraj Kondwa, ISKCON NVCC we call it. NVCC stands for New Vedic Cultural Center. So कात्रज कोंडवा में शत्रुंजय मंदिर के सामने एक बड़ा मंदिर है। दूसरा मंदिर है MG रोड के कोने में है, जिधर 10 रुपये स्कूल के बाजू में है। मैं उधर भी आता हूँ। मैं January to mid-February and September to mid-October I go to America for about 3 months. I go to US, all the universities in US I travel. Other times I am 2 weeks in Pune every month. आप कभी भी मंदिर में आते हैं, पहले 2 weeks में आएंगे आप मिल सकते हैं। और I also want to introduce my colleagues. You can come here, Kashi Mishra Prabhu, Gaur Bhakti Mataji, you can also come. Kashi Mishra Prabhu, this is Kashi Mishra Prabhu and his good wife, Gaur Bhakti Mataji. They are in charge of, they are taking lead in ICS, we call it, ISKCON Corporate Services. So you also can come, Hari Gaurang Prabhu. 3 लोग आपको मंदिर में हमेशा मिलेंगे आपको. If any of you come, there is Kashi Mishra Prabhu and Gaur Bhakti Mataji. You are in LinkedIn also, no? You connected with this thing, yeah. And this is Hari Gaurang Prabhu. He is also my colleague. So we are all a team and we are going to many, many companies. When I go to America, I go to Microsoft, Amazon, Bank of America, and such kind of companies I go. In Pune also, we've been going to Tata Motors and like that, many companies we've been going. We especially want to thank our Yerbaji, isn't it? Yeah. Today he has gone out, but he is the first one we connected with, Yerbaji, and Jetley and Dara, who's the other one? Huh? Rana sir. Where is Rana sir? Yeah. Rana sir. Jetley sir? Yeah, 2 of you. You are such a good example for your other managers. You sat through the whole session. I know how busy your life must be. Thank you for your good example, sir. And you're all most welcome. We are very grateful and happy for the collaboration with your company to share something with you. These things are very relevant to manager level people, and these are all 35 plus, many of them. So it's a very nice subject it is, and we will look forward for continued touch in future too. Thank you.